तैयार हो जाइए बाजार के आखिरी 1.5 घंटे के एक्शन के लिए, जहां हफ्ते की दमदार शुरुआत की भारतीय बाजार ने रिकॉर्ड हाइज बनाने के बाद आई है मुनाफा वसूली, लेकिन अहम सपोर्ट लेवल के बेहद करीब। आखिरी 1.5 घंटे में आएगी स्मार्ट रिकवरी, 3 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ हो सकता है और उसके बाद क्या करें आप, कल की तैयारी रहेगा फोकस इसी पर। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और प्रेस कॉन्फ्रेंस पर फोकस है। ढेरों स्टॉक्स भी एक्शन में है। नए रिकॉर्ड के बाद एक कंसोलिडेटेड रेंज में है बाजार, बट जानेंगे सर से कि हफ्ते की शुरुआत हुई है, किस तरह का एक्शन आगे दिख रहा है। सर, इस समय की बड़ी बातें क्या है, पहले वो बताइए। देखते हैं क्या कुछ हो सकता है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि बैड बैंक को लेकर ऐलान हो सकते हैं। इसी एलजीएस की फंडिंग को लेकर पक्के तौर पर ऐलान होंगे, यहाँ पर इसकी सीमा बढ़ाई जाएगी। ये कुछ एक ऐलान है जिसमें होने की संभावना है। कुछ और राहत पैकेज आने की आप उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक बाजारों का सवाल है, 53,127 ये है अब आपके लिए नया लेवल इतिहास में जो दर्ज हो चुका है अब तक के लाइफ टाइम हाई के तौर पर। ये है सेंसेक्स 53,126 ये है लेवल। अब 127 बनने के बाद होगा नया हाई। 15,915 ये लाइफ टाइम हाई बना चुका है। निफ्टी भी दिन के दौरान सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने बनाए नए रिकॉर्ड। 35,500 के ऊपर खुला जरूर बैंक निफ्टी, लेकिन टिक नहीं आ पाया। 35,550 का जो लेवल है जिसके ऊपर हम कह रहे थे कि टिके तो खरीदारी करनी है, लेकिन 35,250 के अहम सपोर्ट लेवल को भी होल्ड करता हुआ और 15,800 के अहम सपोर्ट लेवल को भी होल्ड करता हुआ निफ्टी इस वक्त। आइए, ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग जरूर आई है थोड़ी, लेकिन कोई चिंता की खास बात ऐसी है नहीं। सरकारी बैंक सबसे ज्यादा मजबूत है, मेटल सबसे ज्यादा मजबूत है, जिनकी बात हम शुक्रवार को कर रहे थे कि देखिए अब आगे की तेजी सरकारी बैंकों और मेटल से आती हुई आपको नजर आएगी। आईटी शेयरों ने दबाव बनाया है थोड़ा। आज सुबह से टीसीएस, इन्फोसिस जैसे शेयर आपके लिए कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। डाउ फ्यूचर सपाट है। यूरोप के बाजारों में 1/4% तक की कमजोरी आपको देखने को मिलेगी। तो ये है आपके लिए सारा का सारा एक्शन। बिल्कुल सर, तो एक्शन भरपूर है और अब तो इंतजार भी है फाइनेंस मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। देखते हैं क्या अनाउंसमेंट्स आते हैं सर। पर आज का एक्शन थोड़ा समझाइए और अब किस तरह की चाल दिख रही है। अच्छी ओपनिंग हुई, नए रिकॉर्ड्स बने और फिर ऑलमोस्ट तभी से हम देख रहे हैं कि एक रेंज में बाजार अटका हुआ है। ग्लोबल मार्केट्स भी थोड़े सुस्त दिख रहे हैं। कैसे समझे सर इस एक्शन को? दीप, दोनों ही चीजें देखिए, ग्लोबल मार्केट से थोड़ी सुस्ती है, थोड़ा 16,000 का बड़ा लेवल है, लाइफ टाइम हाई के आसपास फिर से पहुंचे हैं। एफआईज की तरफ से थोड़ी बिकवाली के आंकड़े शुक्रवार को भी आए हैं। इन सब के चलते थोड़ी बहुत अगर प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों पर आती है तो कुछ गलत नहीं है, मेरे ख्याल से एकदम परफेक्ट है। सबसे बढ़िया बात क्या, आपको एक चीज समझनी चाहिए और वो ये कि जितनी धीमी स्पीड से बाजार बढ़ते हैं आपको ये कंफर्ट रहेगा कि उतनी ही धीमी स्पीड से घटते भी हैं। तो अगर जितना तेजी से बाजार भागेंगे, करेक्शन भी उतना शार्प और उतना तेजी से नीचे आता है। नहीं तो अदरवाइज आपको करेक्शन भी बहुत हल्का फुल्का मिलता है, पहले सपोर्ट लेवल पर ही बाजार रुक जाते हैं। तो बाजारों की चाल एकदम परफेक्ट है और एक आध दिन हाई बनाने के बाद अगर करेक्ट होते तो कहीं कोई आपको मतलब दिमाग में वो दो राय नहीं होनी चाहिए कि भाई क्यों 16,000 पार नहीं हो रहा है या क्यों क्या। मतलब लाइफ टाइम हाई पर अगर आप बुलिश फील नहीं करेंगे, आप तेजी फील नहीं करेंगे, तो फिर इसका मतलब कहीं कहीं कुछ ना कुछ थॉट प्रोसेस में गड़बड़ है। और दूसरी बात, और जब तक ये थॉट प्रोसेस है कि नहीं खराब होगा नहीं खराब होगा, तब तक बाजार चलने वाला भी है। जिस दिन आप हम सब लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि नहीं अब इस बाजार में तो करेक्शन आने वाला है ही नहीं, ये तो एक तरफा तेजी है, उस दिन करेक्शन आने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती है। तो मेरे ख्याल से बाजार एकदम परफेक्ट ट्रेड कर रहा है। आपको फोकस क्लियर कट लेवल्स पर रखना है, तेजी का रुझान बनाकर चलना है। छोटी मोटी रुकावटें, हल्के फुल्के प्रॉफिट बुकिंग आएगी। आप दोनों तरफ ट्रेड कर सकते हैं, वेल एंड गुड, नथिंग लाइक इट। नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर नहीं कर सकते हैं तो आप आराम से रुकिए, अपने लेवल पे आने दीजिए। दीप, आपको याद होगा आज भी सुबह जो शॉर्ट पोजीशन थी तो शॉर्ट पोजीशन के लिए स्टॉप लॉस 15,925 था, इंट्राडे भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी। और आप देखिए 15,920-21 के आसपास हाई बनाकर वापस वहां से बाजार नीचे आ गया। तो आप देखिए ना लेवल्स कितने परफेक्ट बाजार आपको दे रहा है। इंट्राडे में 35,550 के ऊपर का बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस हार्डली एक आध सेकंड के लिए हुआ होगा, वो आपको ट्रिगर हो उतना भी मौका नहीं मिला। 35,650 क्लोजिंग बेसिस पर वहां से नीचे आया। तो अगर आप शॉर्ट हैं तब भी ये बाजार आपको मौका दे रहा है, और लॉन्ग है अगर आप शुक्रवार को जो लॉन्ग पोजीशन बना कर गए, आज सुबह सुबह आपके लिए प्रॉफिट वाला मामला भी बना। तो दोनों तरफ के लिए परफेक्ट बाजार है अगर आप दोनों तरफ ट्रेड करना जानते हैं। और अगर आप दोनों तरफ ट्रेड नहीं करना जानते तो भी चिंता की कोई बात नहीं, आपके लिए भी बाजार परफेक्ट है।
पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर खरीदिए और वो सपोर्ट लेवल आने की तैयारी में है दीप। मेरे ख्याल से 15,775 15,800 दिन के लिए तुरंत प्रभाव से पहला सपोर्ट है जहां पर बाजार पहुंचने की कोशिश करता दिख रहा है। ये रेंज खरीदारी की है 15,775 15,800, चिंता करने की नहीं। जी दीप। बिल्कुल सर, खरीदारी की रेंज है, चिंता करने की नहीं। सुबह भी आपने कहा था कि अगर डिप मिले तो वापस एंट्री का मौका मिलेगा। अब 3 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, उससे पहले हल्की सुस्ती है बट खरीदारी का मौका है। थोड़ी देर में अनिल जी से डेटा रीडिंग जानकर मार्केट स्ट्रैटेजी भी समझेंगे, पर आइए तब तक आपको बता दें खबरों वाले शेयर्स और साथ ही इवेंट्स। वरुण, मानसी दोनों तैयार है। मानसी, गुड आफ्टरनून, कौन से इवेंट्स पर है नजर? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए, नैल्को के नंबर्स आने वाले हैं वायदा बाजार पर, इस पर हमारा फोकस है। और साथ ही अभी जस्ट आपने डिस्कस किया वित्त मंत्री की 3 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम पर, उसके अलावा जो अनाउंसमेंट उस पर भी हम नजर रखेंगे। कल वायदा बाजार की कंपनी IRCTC के नतीजे आने वाले हैं। हुडको पर फोकस कीजिए। 15,000 करोड़ के फंड जुटाने पर कल एक बोर्ड बैठक होने जा रही है। इसके अलावा इंडिया बुल्स हाउसिंग पूंजी जुटाने को लेकर एक बोर्ड बैठक करेंगे। सेबी की महत्वपूर्ण बोर्ड बैठक कल होने वाली है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। और HDFC AMC, HDFC बैंक, हैप्पीएस्ट माइंड्स, न्यूलैंड लेबोरेटरीज, ये तमाम शेयर एक्स डिविडेंड कल ट्रेड होते हुए दिखेंगे। 30 जून के दिन निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200 और निफ्टी 500 में बदलाव होते हुए दिखेंगे। तो इन चेंजेस पर फोकस रखना होगा। साथ ही आरती इंडस्ट्रीज पर नजर रखें। QIP के इशू प्राइस को लेकर बोर्ड बैठक होने वाली है। इंडियन होटल्स एक बोर्ड बैठक करेंगे। बॉन्ड से 250 करोड़ तक जुटाने की योजना कंपनी बनाकर चल रही है, तो इस बैठक में इस मामले पर पूंजी जुटाने को लेकर फैसला लिया जा सकता है। टाटा स्टील की AGM भी बुधवार के दिन यानी 30 जून को होती हुई दिखेगी। और एक्स डिविडेंड HDFC लाइफ और वैभव ग्लोबल, ये दोनों शेयर्स ट्रेड करते हुए दिखेंगे 30 जून को। तो ये तमाम ट्रिगर्स बुधवार तक के लिए। कुछ ट्रिगर्स जहां पर आपको रखनी है नजर। आइए वरुण से आज के खबरों वाले शेयर्स के बारे में भी जाने। गुड आफ्टरनून वरुण, बताइए। गुड आफ्टरनून दीप। देखिए, सबसे पहले तो पावर मैक, यहाँ पे कंपनी को कोल इंडिया की सब्सिडरी से माइन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मिला है। 9,294 करोड़ का ऑर्डर जो है इस कंपनी को मिला है। इसका इम्पैक्ट आप देख रहे हैं करीब 8% के आसपास की तेजी इस काउंटर में देखने मिल रही है। गोल्डियम इंटरनेशनल, इस कंपनी को 40 करोड़ का एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है। इसके अलावा राइट्स, इस कंपनी को रेल मंत्रालय से करीब 750 करोड़ के 2 ऑर्डर मिले हैं। तो काफ़ी सारे ऑर्डर्स जो है काफ़ी सारी कंपनियों को मिले हैं, जिसका इम्पैक्ट आप इन कंपनियों के ऊपर देख भी रहे हैं। इसके अलावा TCS, खबर ये है कि कमर्शियल बैंक ऑफ कुवैत से इस कंपनी को ऑर्डर मिला है। ट्रेजरी ऑपरेशंस के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ऑर्डर जो है इस कंपनी को मिला है। आप देख रहे हैं कि लगातार काफ़ी सारी ऑटो कंपनीज अपने दाम बढ़ा रही है। एस्कॉर्ट्स के लिए खबर आई है कि ट्रैक्टर्स की कीमत जो है वो बढ़ाने का ऐलान कंपनी ने किया है। 1 जुलाई से काफ़ी सारी ट्रैक्टर्स की कीमत जो है वो ये कंपनी बढ़ाने वाली है। मॉडल के मुताबिक ट्रैक्टर्स की कीमत जो है वो बढ़ाई जाएगी। लगातार जो लागत में बढ़ोतरी हो रही है उसके चलते इस कंपनी ने कदम उठाया है। इसके अलावा मारुति के लिए खबर आई है कि सब्सक्रिप्शन सर्विसेज जो है उसका दायरा इस कंपनी ने 4 स्टेट्स में और बढ़ा दिया है। जयपुर, इंदौर, मैंगलोर और मैसूर में अब ये जो सर्विसेज है वो मिलेंगी। इमामी, खबर ये है कि हेलियोस लाइफस्टाइल में इस कंपनी ने अपनी जो हिस्सेदारी है उसको बढ़ा दिया है। 33.09% से बढ़ा के 45.96% अब कर लिया है। UPL कोजेंसीज के हवाले से खबर आ रही है कि बायो सॉल्यूशंस पोर्टफोलियो के लिए इस कंपनी ने एक नई कंपनी का अधिग्रहण गठन जो है वो कर दिया है। इसके अलावा NTPC, खबर ये है कि झाबुआ पावर के लिए इस कंपनी को रेजोल्यूशन प्लान जो दिया था इस कंपनी ने, उससे लेनदारों की मंजूरी मिल चुकी है। और टांडा सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है उसमें उत्पादन जो है इस कंपनी ने शुरू कर दिया है। स्ट्राइड्स फार्मा के लिए खबर है कि EU से इस कंपनी को गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस जो है वो मिल चुकी है। एक पौंडुचेरी प्लांट के लिए ये जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस जो है इस कंपनी को मिली है। और कुछ बल्क डील जो सुबह से हुई है, PNB में 70 लाख शेयर्स के सौदे हुए हैं, भेल में 30 लाख शेयर्स के सौदे हुए हैं और मैक्स वेंचर्स यहाँ पे करीब 1.74 करोड़ शेयर्स के सौदे हुए हैं, 10% इक्विटी शेयर्स। और मैक्स इंडिया यहाँ पे 26.8 लाख शेयर्स के सौदे हुए हैं। मैक्स इंडिया और मैक्स वेंचर्स दोनों में प्री ओपन में सौदे हुए हैं। ओके, तो ये है आपके लिए तमाम खबरों वाले शेयर, लेकिन एक शेयर जो सबसे ज्यादा खबरों में है पूरे वीकेंड और आज, वो है थायरोकेयर। यहां थायरोकेयर के प्रमोटर्स ए वेलुमनी साहब ने अपनी 66% हिस्सेदारी फार्म इजी वाली ई-कॉमर्स कंपनी API होल्डिंग्स को बेची है। 4,500 करोड़ का सौदा है। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं थायरोकेयर के CMD ए वेलुमनी साहब। वेलुमनी साहब, स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त दिया जी बिजनेस से बातचीत करने के लिए। सबसे पहले आपको बधाई, एक बड़ी डील आपने की है।
आपके लिए शुरू से बड़ा रेस्पेक्ट रहा है मेरे मन में। जिस तरह से आपने अपने करियर की शुरुआत की, छोटे से गांव से शुरुआत करके आपने इतनी बड़ी कंपनी, इतनी बड़ी एम्पायर बनाई और अब आप निकले। पता नहीं, मुझे भी एक बड़ी मिक्स सी फीलिंग है। एक तरफ से ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि वेलुमनी साहब ने इतना बड़ा काम किया है, इतनी बड़ी एक कंपनी बनाकर उसे बेची है। दूसरी तरफ ये लग रहा है सर, इतनी बढ़िया आप कंपनी चला रहे थे, क्यों बेच दिए? आपके शेयर होल्डर्स खुश हैं, आपके कस्टमर्स खुश हैं, आपके इन्वेस्टर्स सब खुश हैं। ये डिसीजन मुश्किल, आपके लिए भी बड़ा मुश्किल रहा होगा। आपकी फीलिंग्स बताएं सर। अगर सभी लोग खुश होते तो मैं ये डिसीजन नहीं लेता। अगर इन्वेस्टर्स खुश हैं तो कभी बताया नहीं है, एम्प्लॉयज खुश हैं तो कभी बताया नहीं है, कोई जताया नहीं है, तो मुझे लगा मैं ये सबको दुखी पहुंचा रहा हूं। इसका एक इम्प्रेशन ये है कि जब भी आप खुश हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, स्पाउस हो, दोस्त हो, जरा जताओ। मैं डिसीजन लेने के बाद सभी लोग इमोशनली बहुत सारा चिट्ठी लिखे हैं और रोए हैं। डिसीजन तो लेता हूँ मैं, तो डिसीजन लेने में मेरा जो ताकत है वो बहुत यूनिक है। मन में लगा कि अच्छी एक रेट मिल रही है। 3 साल लगातार मेरा शेयर सिर्फ 400 के आसपास में बैठे हुए थे और फिलहाल ये 18 महीना में 400 पहुंच गया, 1400। तो मुझे लगा चलो 2-3 बार 6 हो गया, तो 2-3 इनिंग्स में लगातार 6 डबल सेंचुरी लग गया, तो चलो रिटायरमेंट अनाउंस करेगा ताकि दुनिया याद रखेगा। तो थोड़ा इमोशनल था, लेकिन डिसीजन सर तो ले आप लिया। सर आप न टायर्ड होंगे न रिटायर्ड होंगे, मैं आपको जानता हूं। आप काम करने वाले लोगों में, आप बैठने वाले लोगों में है नहीं। मैं आपसे आगे के प्लान्स भी पूछूंगा, लेकिन एक चीज मैं आपको पक्के से बोल सकता हूं। आप भले कहते हो कि लोग खुश नहीं है, लेकिन मैं हमेशा से खुश रहा हूं। जब जब आपने मेरे साथ बात की, इंटरव्यू किया, मुझे इस बात की बड़ी खुशी होती कि एक छोटे से गांव से निकलकर एक इतनी बड़ी पूरे देश भर में आपने जो एक अपना बिजनेस फैलाया है, ये आसान काम नहीं है। तो अब जब आप रिटायर्ड होने वाले नहीं हैं, टायर्ड होने वाले नहीं है, नेक्स्ट मूव क्या होगा वेलुमनी सर का? कुछ तो करेंगे सर आप, कुछ और कुछ अच्छा ही करेंगे, बड़ा ही करेंगे। ऐसे तो आप अगर पूरा डील जानते हैं तो इसमें लड़की दिया भी, लड़की लिया भी। तो वो लोग मेरा कंपनी का शेयर खरीदा, मैं उनका कंपनी का शेयर खरीद चुका हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं निकल रहा हूँ और जाके कहीं एफडी में डालकर सो जाना चाहता हूँ, ऐसा तो नहीं है। मुझे तो रिस्क से इश्क है और मुझे बड़ा रिस्क से, अगर आप सोचेंगे 1500 करोड़ रुपया में सिर्फ 5% मिल रहा है, फिर भी मुझे ऐसा लगा थायरोकेयर डायग्नोस्टिक्स बिजनेस में टॉप 4 में एक है। थायरोकेयर हेल्थ केयर इंडस्ट्री में टॉप 4 में एक आनी चाहिए। तो हमें अपना व्हीकल बदलना होगा और मर्सिडीज हमें लेके नहीं जाएगा, जेट तो लेके जाएगा। तो वैसा मुझे मन किया, एकदम जल्दी जेट से एक छोटा एनालिसिस किया। मुझे लगा कि मैं अगर ये देकर वो लूं तो मैं आराम से रिलैक्स भी कर सकता हूं और एक कंट्रीब्यूशन भी कर सकता हूं। तो ये डिसीजन किसी ने सोचा नहीं है, मैं तो ले लिया। जैसा 3 दिन से देख रहे हैं लगातार, सभी लोग हैरान हो गया। एक चीज मैं आपको बताता हूं, अगर सभी लोग शॉक होता है उसका मतलब वो बहुत बढ़िया एक डिसीजन है। बिल्कुल। वेलुमनी सर, एक और चीज है, आप कह रहे हैं कि आप एपीआई होल्डिंग्स में अपनी शेयर होल्डिंग रखेंगे, उसमें आप इन्वेस्ट करेंगे। तो क्या ये जो पूरी डील है, ये आपके शेयर के बदले में आपको उनके शेयर मिलेंगे? ऑल कैश डील है? नहीं। उसके बाद आप अलग से इन्वेस्ट करेंगे? स्ट्रक्चर किस तरह का है वो बताएं सर। स्ट्रक्चर, ये लिस्टेड कंपनी है, ये लोग 1300 रुपीज में मेरा 66% खरीद रहा है, फुल स्टॉप। उसका मतलब जी, ओपन ऑफर जी। में सभी रिटेल इन्वेस्टर को थायरोकेयर का शेयर्स देना चाहता है तो दे सकता है, वो 1300 रुपया में। अगर उनको लग रहा है कि फार्मेसी के साथ अगला जर्नी में बहुत उछाल आएगा
वो लोग बने रहेंगे। तो ये अलग से डील है। और मुझे जब भी पैसा हाथ में मिल रहा है, मुझे लगा कि ये लोग पैसा ये खरीदने के लिए पैसा एक राउंड रेस कर रहे हैं। तो मुझे लगा उस राउंड में जिस रेट में ये लोग अपना शेयर डाइल्यूट कर रहे हैं, उस राउंड में हम भी लेंगे। अगर हमें प्री आईपीओ के रेट मिलेगा, आईपीओ आएगा, ये सब थोड़ा एक हिसाब लगा। फिर मैंने सोचा चलो पैसा डालेंगे। आप अगर देखते हैं तो 4,500 करोड़ में सिर्फ 1,500 करोड़ एपीआई में जा रहा है। बाकी 3,000 करोड़ है जो मेरा परिवार वाले सब मिलकर डिसीजन लेंगे किधर इन्वेस्ट करेंगे। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक बात है, उनसे उन पर इन्वेस्ट करो, उन कंपनियों पर इन्वेस्ट करो, उन एंटरप्रेन्योर्स पर इन्वेस्ट करो जो जॉब्स क्रिएट करते हैं। मुझे ये मिडिल क्लास लोगों को जो जॉब क्रिएट करते हैं उनके साथ थोड़ा इन्वेस्ट करके, उनके साथ मोटिवेट करके, उनकी एम्प्लॉइज का काउंट्स बढ़ाने के लिए मन कर रहा है। बहुत बढ़िया सर। मतलब आप नए स्टार्टअप्स, नए बिजनेसेस को जो जॉब क्रिएशन में मदद करते हैं, वहां पर आप बचा हुआ पैसा लगाएंगे, 1,000 करोड़ एपीआई होल्डिंग्स में इन्वेस्ट करेंगे। कुछ एक अंदाजा दे सकते हैं कि क्या इस टेक ओवर के बाद जब ये कंपनी एपीआई होल्डिंग्स की हो जाएगी तो क्या कंपनी बनी रहेगी या डीलिस्ट हो जाएगी? इसका कुछ आगे क्या प्लान है, कुछ इसके बारे में आप बता पाएंगे सर? बहुत बार उनसे बात किया है, लेकिन उसको मैं पब्लिकली कहना अच्छा नहीं है। सभी ऑप्शंस वो लोग सामने रखा है। ये इंडिपेंडेंट लिस्टेड कंपनी करके भी चला सकते हैं, और इस कंपनी को उस कंपनी के साथ मर्ज भी प्री वो कंपनी सेपरेटली लिस्टिंग भी हो सकता है, और सेपरेट लिस्टिंग होने के बाद मर्ज कर सकते हैं, बिना लिस्टिंग भी मर्ज हो सकता है। बहुत सारा ऑप्शंस है। वो लोग बहुत डायनामिक है, हर महीना सोचते हैं इस महीना में हम क्या करेंगे। तो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू अननेसेसरली थोड़ा उनका बारे में टिप्पणी करना। और मैं ये भी आपको कह रहा हूँ, जब 2011 में जब भी प्राइवेट इक्विटी मेरे पास आए थे, 25% लिया था, पैसा अंदर डाला था, 4 महीना सोया था और वापस गया। नहीं, 5 साल सोया था, वापस गया 4 टाइम्स रिटर्न्स लेके। मुझे बहुत बुरा लगा। पूरा मेहनत मैंने किया, मुझे भी 4 टाइम मिला, वो कुछ नहीं किया, उसको भी 4 टाइम मिला। तो मुझे ऐसा अभी थोड़ा टेम्पटेशन हो रहा है, मैं भी उनका जैसा क्यों नहीं पैसा डालूं, सो जाऊं, पैसा आएगा। तो अगर आप देखेंगे तो मेरा ठीक बात है। इन्वेस्टमेंट में थोड़ा ध्यान करके सही एंटरप्रेन्योर के ऊपर इन्वेस्ट करूंगा। ठीक बात है सर, बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज और जानना चाहता हूं वैल्यूएशन को लेकर। जाहिर सी बात है, कोई भी प्राइस पे आप स्टेक बेचेंगे तो उस पे लोगों को लगेगा। अब चूंकि आपने पूरी बेची है, कंट्रोलिंग स्टेक दे रहे हैं, 66% बेच रहे हैं, ओपन ऑफर भी आएगा, मार्केट प्राइस से थोड़ा डिस्काउंट पर 1450-1500 पे भाव है, 1300 रुपए में बेचा है। लोगों को ये लगता है कि वैल्यू मनी सर की जो रेपुटेशन है, थायरोकेयर की जो ब्रांड है, इतनी बड़ी रीच है, हमें प्रीमियम मिलनी चाहिए और मार्केट प्राइस से ऊपर में बिक सकती थी, कंट्रोलिंग स्टेक है। क्या कहेंगे आप वैल्यूएशंस को लेकर? कम, ज्यादा, रीजनेबल? मैं बहुत खुश हूँ आपने ये सवाल पूछा था। हमारी मिलन May 25 को हुई। May 25 के प्राइस का अनुसार मैं मांगा था, मुझे 25% प्रीमियम चाहिए। वो लोग जट से मान लिया 25% के लिए, जट से मैं भी ले लिया। जेंटलमैन एग्रीमेंट है, इसमें कुछ रिटर्न में नहीं एग्रीमेंट कर सकता है। फिर उसके बाद ड्यू डिलिजेंस वगैरह पूरा होते होते शेयर चढ़ गया 1,200 रुपया में। 1,300 रुपये में माना था, तभी 25% ऊपर था, और 1,200 रुपया में आया तो लगता है 10% डिस्काउंटेड है। इसमें मेरा कुछ कमी नहीं है, कमजोरी नहीं है। ये शेयर मार्केट की इतना उछाल आके ये परेशान करेगा करके ना उनको पता ना मुझे पता। करेक्ट, ओके जी।
तो आपके हिसाब से जो डील हुई है वो रीजनेबल प्राइस पर हुई है और सबके लिए विन विन सिचुएशन है। वेलुमनी सर सुनिए। जी 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 सर जी जी 18 महीना पहले 400 रुपया था शेयर का प्राइस, सिर्फ 18 महीना में 1300 पहुंच गया है। अगर शेयर का अभी भी जी लालच जी पे ग्रीड में बैठा रहेगा, हो सकता है वो ये डील नहीं होगा। तो मैं तो झट से डिसीजन लेता हूँ। जी मेरे जी लिए जो भी रेट मिला है, देखो 500 रुपया लेके बॉम्बे आया था, जी 5,000 रुपया, 7,000 रुपया में कंपनी का मार्केट कैप $1 बिलियन यूनिकॉर्न बनी है। क्या और भी ग्रीड में बैठना है? चलो जियो, जीने दो। क्या बात है। नहीं, बहुत बढ़िया सर। आपके यही ये जो थॉट्स हैं, ये जो विचार है, इसी वजह से आपको लोग बहुत पसंद करते हैं और लोग इस बात को लेकर बड़े खुश हैं कि वैल्यू मनी सर ने इतनी बढ़िया एक कंपनी बनाई और उसमें स्टेक बेची है। लेकिन साथ में एक थोड़ा दुख है, जो आपके साथ अटैचमेंट है आपके इन्वेस्टर्स का, शेयर होल्डर्स का, स्टेक होल्डर्स का, फंड मैनेजर्स का, कि हम थायरोकेयर जैसी कोई बढ़िया कंपनी में इन्वेस्टेड है। मैं उम्मीद करता हूँ एपीआई होल्डिंग्स जब वो आपकी कंपनी को चलाएगी, आप भी उनके साथ रहेंगे, तो वही परफॉर्मेंस, वही विजन, वही ग्रोथ आगे भी देखने को मिलेगी। और सर आप आगे जिंदगी में जो भी करें, जो भी काम करें, जैसा भी करें, उसमें हमारी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर। ए वेलू मनी सर जो बताते हुए अपनी डील के बारे में, और उनका ये कहना था कि फाइनली एक वो समय आ गया जब उन्हें लगा कि बस काफ़ी अच्छी कंपनी बन चुकी है और अब ये उनके और सारे लोगों के इंटरेस्ट में होगा कि वो स्टेक बेचे। फार्म इजी अब ये कंपनी को चलाने वाली। देखते हैं आगे फार्म इजी के क्या इरादे हैं, क्या कुछ वो करने जा रहे हैं इस कंपनी के साथ में। लेकिन हाँ, एक बात तय है, जो 1300 रुपये की प्राइस पर डील हुई उस पर एक ओपन ऑफर ज़रूर आएगा। तो कम से कम आप ये कह सकते हैं 66% स्टेक जा चुकी है, बाहर है लगभग 34% स्टेक, 26% का ओपन ऑफर। तो ऑलमोस्ट आपके लिए जितनी स्टेक आपके पास है, कम से कम 1300 रुपये में वो स्टेक तो आपके बिकने के पूरे चांसेस है। तो यानी कि डाउन साइड रिस्क आपके लिए स्टॉक में लिमिटेड है। और अगर उसके बाद एपीआई होल्डिंग्स के कुछ अलग प्लान्स निकले, या तो ग्रोथ के लिहाज से या इस स्टॉक को डीलिस्ट कराने के लिहाज से, तो शायद एक अपसाइड भी बनती हुई दिखे। फिलहाल जब तक ये क्लैरिटी नहीं आती, तब तक स्टॉक अपनी जो प्राइस है 1300 रुपये उसके आसपास ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो दीप, ये है इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपने सुनी वेलू मनी साहब से, एंड आई एम श्योर सुनकर बड़ा मज़ा आया होगा, बड़ी इंसाइट मिली होगी। और एक उनको देखकर लग भी रहा था एक बड़ा इमोशनल डिसीजन उन्होंने लिया है, राइट? बिल्कुल सर। और उन्होंने ट्वीट भी किया था और काफ़ी वायरल भी हो गया वो ट्वीट, कि किस तरह से वो डिसीजन लेते हैं और कितना समय कुछ बड़े डिसीजंस पहले उन्होंने लिए थे उस पर लगा था और उसके बाद कितना समय इस डिसीजन लेने को लगा। बट डेफिनेटली थायरोकेयर स्टॉक इन फोकस, जैसा सर कह रहे थे, ऑलरेडी एक बड़ी रैली आ गई है क्योंकि 1300 के प्राइस पर डील हुई है। तो आज लाजमी है कि आप थोड़ी मुनाफा वसूली भी काउंटर पर आते हुए देख रहे हैं। आइए, हमारे सारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और आगे शो को बढ़ाते हैं। ढेरों स्टॉक्स में एक्शन है। थोड़ी देर में अनिल जी अपनी स्ट्रैटेजी भी बताने के लिए तैयार होंगे। राकेश जी, कुणाल जी, वागले साहब, सुमित जी, किरण जी और आशु जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस समय भरपूर एक्शन है इस समय। जहां तक बाजार की मूव्ड माहौल का सवाल है, एक बार जरा नैल्को पर व्यू ले लेते हैं क्योंकि आज का स्टॉक ऑफ द डे तो डेफिनेटली यही रहा है। इसके नतीजे आने वाले हैं, पर उससे पहले जबरदस्त तेजी में है। किरण जी, आज सुबह आपकी स्पेशल पिक नैल्को जबरदस्त एक्शन में। गुड आफ्टरनून। क्या करना चाहिए अब स्टॉक पर सर? वेरी गुड आफ्टरनून दीप, वेरी गुड आफ्टरनून अनिल जी। अभी भी लॉन्ग क्वेश्चंस रखने चाहिए। सर्किट लगने के बाद ये स्टॉक थोड़ा सा एक स्पाइक दिया, नया एक स्विंग हाई तोड़ दिया, वापस इसके नीचे ट्रेड कर रहा है। पर जिस तरीके से हम 80 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, मैंने कहा था कि 80 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। अगर वो होती है तो बहुत बड़े शॉर्ट स्ट्रैप होते नजर आ जाएंगे। तो मेरा मानना है कि अभी भी 78.20 या 78 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। मैं कैश लेवल्स की बात कर रहा हूँ और लॉन्ग क्वेश्चंस रखने चाहिए। अभी जो नेक्स्ट जो टारगेट्स है 80 के ऊपर के क्लोज के, जैसे मैंने कहा 95, 98, ये टारगेट्स देखने को मिल जाने चाहिए आते दिनों में। ओके, तो ये है आपके लिए नैल्को पर राय। आइए, क्लोजिंग शो का पहला बिगुल राकेश जी, कुणाल जी के लिए बिगुल चार्ट कॉर्नर का। गुड आफ्टरनून सर, बताएं।
दीपांशु, ये चार्ट कॉर्नर का नहीं, स्पेशल बिगुल है और एक 2018 अप्रैल 2018 की 19 की अप्रैल 2019 की एक बड़ी नेकलाइन तोड़ रहा है स्टॉक है ग्लेनमार्क फार्मा। एक बड़ा ब्रेकआउट ग्लेनमार्क में देखने को मिल रहा है और जिस तरीके का ब्रेकआउट है 30-35 रुपीज का अपमूव ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में दिखाने का पोटेंशियल रखता है। 700-705 के लेवल्स फटाफट दिखाने का पोटेंशियल रखता है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, आज सवेरे मैं और राकेश जी सीक्वेंट साइंटिफिक की बात कर रहे थे और उसमें 8% की तेजी है। और मेरी इस बात को नोट करें दीपांशु और अनिल जी की जो क्रांतिकारी अनिल जी वो वापस संगठित हो गए हैं और वापस बलवे के मूड में हैं, तो फोकस करना चाहिए फार्मा स्टॉक्स पर और उसमें विशेष रूप से ग्लेनमार्क फार्मा जिसने लीड ली है, बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है, बाय करके चलने की हमारी राय है। यहां पर एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए 663 पर, 663 रुपए पर स्टॉप लॉस रखकर बाय करें ग्लेनमार्क फार्मा को। पहला टारगेट 690 रुपए का, दूसरा टारगेट 710 रुपए का, 710 के टारगेट आपको आते हुए दिखेंगे। ग्लेनमार्क पे खरीदारी कराएं। ओके, 690 710 दो टारगेट के लिए करें खरीदारी ग्लेनमार्क फार्मा में। ये है आपके लिए राय। आइए हमारे बाकी एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ है, एक बार जल्दी से राय बाजार पर और अगर कोई स्प्रेड है तो उस पर ली जाए। आशु सर से, आशु सर बताएं। अनिल जी देखिए, बाजार का जो ओवरऑल है वो एक रेंज में है और बहुत बड़ी रेंज नहीं लगती मुझे। जल्दबाजी में 16,000 काटता हुआ नहीं लगता, बट एट द सेम टाइम 15,500 टूटता हुआ भी नहीं लगता। और अनिल जी, आज इस मार्केट में नई एक्सपायरी जो शुरू हुई है इसमें मेरे पास 5-6 स्टॉक्स के स्प्रेड हैं। अनिल जी मैं 2 मिनट लूंगा और 1 मिनट पहले एक्सप्लेन करूंगा पिछले महीने। अनिल जी पिछले महीने हमने बिगनिंग ऑफ द मंथ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, माइंड ट्री, कॉनकोर मल्टीपल स्प्रेड्स बनाए थे 1:2 और अनिल जी वो रियलाइज किया कि वो सब के सब बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल रहे और कईयों ने तो जैकपॉट हिट किए। हैविंग सेड दैट, जो क्लोजिंग के लास्ट 7-8 दिन में अनिल जी 1:2 बनाए थे उनमें क्या था कि जब ऊपर के भाव में टाइम कम रह जाता है तो प्राइस जल्दी टूट जाता है और ज़्यादा भाव होता नहीं है, तो उसमें कुछ खास मज़ा नहीं आया जिसमें टाटा पावर या ONGC में। तो अनिल जी जो आज स्प्रेड है ना, मैंने 5 स्टॉक्स के स्प्रेड बनाए हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्प्रेड हैं और अगर आप मुझे बोले तो मैं पांचों एक ही साथ शेयर करना चाहूंगा क्योंकि वो फ्लो बना रहता है, उसका लॉजिक है, उसका रीजन है और बिगिनिंग ऑफ द मंथ अनिल जी बनाने का बहुत मजा आएगा। मजे के साथ अनिल जी थोड़ा सा बोरिंग होगा क्योंकि होगा अगले 5-7-10 दिन में ऊपर नीचे के एक्शन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे एक्सपायरी 15 दिन क्रॉस करेगी उसके बाद ये स्प्रेड बहुत ही अच्छे फेवर में आते जाएंगे। अनलेस कोई और बीच में अच्छी मूव आ जाए तो भी फेवरेबल रहेंगे। तो अनिल जी अगर आप अलाउ करें, और मैं अनिल जी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैं 5 स्टॉक कंटिन्यूटी में चाहूंगा ताकि वो बने रहे, क्योंकि एक तो चीज अनिल जी कि कोई जंप करने वाली बात नहीं है, कोई रश वाली बात नहीं है, क्योंकि 1:2 स्प्रेड है। 5 स्टॉक सुन लें और जो व्यूअर्स को, जो ट्रेडर्स को या जो क्लाइंट को जो जो पसंद आते हैं वो अपनी मर्जी से बना सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट है। मैं आपके पास आता हूं, 5 के 5 कॉल आपके एक साथ लिए जाएंगे जैसा कि आपकी इच्छा है। बिल्कुल, मैं तो ये भी चाहूंगा टारगेट भी 5 के 5 के एक साथ ही आ जाए, लेकिन आपके पास आऊं उससे पहले जल्दी से एक छोटा सा बिगुल किरण जी के लिए, किरण का कमाल, और उसके बाद चलेंगे आशु सर के पास। बताएं किरण सर। अनिल जी बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट है बैंक ऑफ बड़ौदा, ये बाय करके चलना चाहिए। सवेरे मुझे लगता है किसी ने कॉल दिया था, शायद संदीप जी ने कॉल दिया था, पर ये जो अभी नीचे में एक करेक्टिव रैली आने के बाद वापस एक बार वॉल्यूम से ऊपर चल रहा है, ये बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट है। मैं मानता हूं कि कल तक के लिए, कल या परसों तक के लिए 95-96 के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए और स्टॉप लॉस सिर्फ 1.5 रुपए नीचे, 2 रुपए नीचे 87 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। 1.5 रुपए नीचे स्टॉप लॉस है, तो 1.5 रुपए की रिस्क लेके लगभग 7-8 रुपए का टारगेट, ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा खरीदी करने की सलाह है। बैंक ऑफ बड़ौदा में करें खरीदारी, ये है राय आपके लिए इस वक्त किरण जी की तरफ से। आइए आशु सर के लिए बिगुल, सिंह के सुल्तान आशु मनान। बताएं सर, आपके 5 के 5 स्प्रेड या कॉल्स जो भी आप देना चाहें। अनिल जी पहला बुल स्प्रेड है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, पिछले महीने भी बनाया था अनिल जी, बहुत पीक प्रॉफिट पे बंद हुआ था। इस महीने का स्प्रेड है अनिल जी 420 रुपए की इन द मनी कॉल लेनी है जिसका भाव चल रहा है 20.5-21 रुपए। सो अनिल जी आराम से रिपीट करूंगा, स्टेट बैंक की 420 की एक कॉल लेनी है जिसका भाव चल रहा है 20.5-21 रुपए
और 450 वाली दो चल रही हैं, दो बेचनी है जिनका भाव चल रहा है पौने आठ रुपए। अनिल जी इस स्प्रेड की कॉस्ट आएगी सिर्फ 5 रुपए। तो अनिल जी 5 रुपए का मतलब 420 प्लस 5 SBI 425 में आपका ऑलमोस्ट फ्यूचर खड़ा हो गया। ये सेफ कहाँ तक है अनिल जी? 480 रुपए तक। तो अनिल जी 420 और 480 ये इस मंथ की 60 पॉइंट की रेंज है जहाँ पे SBI कहीं पे भी बंद हुआ तो प्रॉफिट होगा। अनिल जी पिछले महीने भी हमने 400 और 450 की बनाई थी और रेंज इतनी बड़ी थी और 425-30 के अराउंड पीक प्रॉफिट में बंद हुआ। तो पहला स्प्रेड है अनिल जी लॉन्ग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 420 की कॉल इन द मनी है, कॉस्ट है 20.5-21 रुपए और दो बेचनी है 450 वाली, सिर्फ 5 रुपए, मात्र 5 रुपए की कॉस्ट है। मार्केट नीचे उथल पुथल कुछ हो जाए आपके नीचे में 5 रुपए से ज़्यादा नहीं जाएंगे। सवा महीने का महीना है अनिल जी। आज हम बात कर रहे हैं अभी भी मतलब हम जून में शुरू हो चुके हैं लेकिन मतलब जुलाई शुरू हो चुके हैं लेकिन जुलाई अगले 3 दिन तक अभी भी नजर नहीं आएगा। तो बहुत बड़ा महीना है, अच्छे स्प्रेड बन सकते हैं। तो पहला स्प्रेड है अनिल जी SBI के अंदर। दूसरा स्टॉक है अनिल जी टाटा पावर की। अनिल जी 120 रुपए की एक कॉल लेनी है जिसका भाव चल रहा है, मैं आपको एग्जैक्ट भाव बता देता हूँ, टाटा पावर पौने 8 रुपए। और अनिल जी 135 वाली 15 रुपए ऊपर की दो बेचनी है जिसका भाव चल रहा है 202 रुपए 55 पैसे 60 पैसे। अनिल जी इस स्प्रेड की कॉस्ट आएगी ऑलमोस्ट 2.25 रुपए की कॉस्ट। अनिल जी 2.25 रुपए का मतलब 120 प्लस 2 रुपए 25 पैसे 122-25-50 में आप टाटा पावर में लॉन्ग खड़े हो गए। और अनिल जी आप सेफ कहाँ तक हैं? 150 तक। पूरे महीने में अनिल जी 120 से लेके 150 तक मात्र 2.25 रुपए में आप कहीं पे भी बंद हो जाते हैं। और अनिल जी इस 2.25 में लगा के अगर इन स्प्रेड में किसी में मतलब 6,700 शेयर का लॉट है तो आपको अनिल जी 5-5 रुपए भी मिल जाए तो बहुत बड़ा प्रॉफिट टाटा पावर में हो सकता है। और टाटा पावर में आपको मालूम है हमारी डिलीवरी कॉल है 114 रुपए के स्टॉप लॉस से 140 रुपए का टारगेट। अगर अनिल जी इस स्प्रेड में 140 रुपए का भाव आता है तो बहुत ही फिनोमिनल प्रॉफिट आएगा टाटा पावर के स्प्रेड में। तो टाटा पावर लॉन्ग 120 की कॉल 1 और शॉर्ट 135 की कॉल 2, कॉस्ट 2.5 रुपए 2 रुपए 25 पैसे। तो अनिल जी दूसरा स्टॉक है टाटा पावर। तीसरा स्टॉक है अनिल जी टाटा मोटर। टाटा मोटर भी अनिल जी धीरे धीरे अप मूव में आ रहा है लेकिन अनिल जी इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि ये 350-60 जाता है फिर नीचे आता है फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। तो अनिल जी मैं स्ट्रिक्टली बोलूंगा कि टाटा मोटर का मैंने कई बार राकेश जी से भी सुना है 400 रुपए का टारगेट है लेकिन वो इतना थका के आएगा और अगर आप डिलीवरी रखेंगे तो अनिल जी महंगा स्टॉक है, आपको मजा नहीं आएगा। तो अनिल जी टाटा मोटर का जो कॉल लेने है 340 वाली, ये भी अनिल जी इन द मनी है, 42 रुपए का फ्यूचर चल रहा है। तो 340 की कॉल लेनी है अनिल जी, पौने 16 रुपए का भाव है इस वक्त। और 370 की दो बेचनी है 5.5 रुपए में। अनिल जी ये स्प्रेड बनेगा 5 रुपए में। टाटा मोटर 340 की एक कॉल लेनी है, 370 की दो बेचनी है, कॉस्ट ओनली 5 रुपीज। अनिल जी ये सेफ कहाँ तक है? 400 रुपए तक। तो अनिल जी मैक्सिमम 5 रुपए लगा के आप पूरा महीना टाटा मोटर 340 से लेके 400 रुपए तक कहीं पे भी बंद होगा तो आपके 5 रुपए क्या है, 5 के 25 रुपए या 20 रुपए भी बना सकते हैं। 4 गुना प्रॉफिट हो सकता है इन कॉल्स के अंदर। तो तीसरा स्प्रेड है अनिल जी टाटा मोटर का। चौथा स्प्रेड है अनिल जी नाल्को का। नाल्को आपको ध्यान होगा पिछले 1-1.5 महीने पहले अनिल जी हम काफी बुलिश थे, डिलीवरी भी उठाई, लेकिन उसके बाद अनिल जी ये 80 रुपए का लेवल जो आया है यहीं से वापस हुआ और बहुत इसने थकाया लोगों को। अनिल जी 1.5 महीना तक थकना बुल मार्केट के अंदर किसी स्टॉक के अंदर उस सेक्टर के अंदर बहुत बड़ी बात है। तो अनिल जी आज नाल्को में इतनी मूव के बाद फिर ये 80-82 का लेवल है जहां से नीचे चला जाता है। तो अनिल जी नाल्को 80 रुपए की एक कॉल लेनी है, 90 रुपए की दो कॉल बेचनी है। अनिल जी ये स्प्रेड बनेगा सिर्फ 90 पैसे में। 80 रुपए की एक कॉल नेशनल एल्यूमिनियम की लेनी है, 90 रुपए की दो कॉल अनिल जी बेचनी है, कॉस्ट है 90 पैसे। 80 रुपए 90 पैसे से लेके अनिल जी 100 रुपए तक आपका पूरा प्रॉफिट एरिया है। हमारा टारगेट भी अभी मैं शायद किरण जी का सुन रहा था या दीपांशु बात कर रहा था, 90 रुपीज का टारगेट है। और अगर 90 रुपए अनिल जी बंद हो गया या 90 पैसे लगा के इसमें 4-5 रुपए भी आ गए अनिल जी, 17,000 शेयर का लॉट है। मैं तो इसमें टारगेट कर रहा हूं अगर 1 रुपया लगा के मेरे को 4 रुपए भी मिलते हैं तो अनिल जी 50-50 हजार रुपए स्प्रेड में आ सकते हैं नैल्को के। सो 90 की एक कॉल लेनी है, सॉरी 80 की एक कॉल लेनी है, 90 की दो बेचनी है, कॉस्ट है सिर्फ 90 पैसे। 100 रुपए तक सेफ है, 100 रुपए के ऊपर अनलिमिटेड लॉस है, कॉस्ट ओनली 90 रुपीज। और अनिल जी 5वां स्प्रेड है टाटा स्टील का। टाटा स्टील अनिल जी अगेन इसको मतलब मेटल्स में ऊपर नीचे होते हैं लेकिन अनिल जी इसमें भी बहुत मेटल्स में आपने देखा होगा जब भी टीएसटी होता है
पांच में से 4 बार वो BTST फेल होती है, लेकिन अल्टीमेटली फिर इनमें ट्रैक्शन आती है। सो मेटल एक ऐसा सेक्टर हो गया है कि आप ना चाह के भी उसमें ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं। पर उसमें मुझे लगता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग काउंटर जो है मेटल्स में वो टाटा स्टील है। तो टाटा स्टील की एनर्जी 1150 की एक कॉल लेनी है, 1250 की 2 बेचनी है, इसकी कॉस्ट है 20 रुपए। 1150 की एक कॉल लेनी है, 1250 की 2 कॉल बेचनी है, कॉस्ट है 20 रुपए। 20 रुपए का मतलब है अनिल जी आपका टाटा स्टील प्लस हो गया 1170 में, अभी चल रहा है अनिल जी 1185, तो अब ऑलरेडी 15 रुपए तो प्रॉफिट में है ही है। और अनिल जी ये सेफ है 1350 तक। सो 1150 से लेके 1350 तक 200 रुपए की रेंज है टाटा स्टील की इस एक्सपायरी की, कहीं बंद हो गया आपको प्रॉफिट होगा। सो अनिल जी एज ऑफ नाउ ये 5 स्प्रेड हैं जिनका मैं अपडेट भी देता रहूंगा। ये 5 स्टॉक में एक पॉजिटिव रुझान है, लेकिन स्टॉक्स इसी के थ्रू लेने हैं, क्योंकि ऑल सेड एंड अनिल जी हम मार्केट 16,000 के पास हैं, बीच बीच में झटके भी आएंगे, स्प्रेड थोड़े बोरिंग हो सकते हैं, लेकिन अनिल जी आपकी पार्टिसिपेशन भी रहेगी, प्रॉफिटेबिलिटी भी आपको मिल सकती है, और सेफ्टी तो अनिल जी स्प्रेड में है ही है विद लिमिटेड लॉस। परफेक्ट। तो ये है आपके लिए 5 बेहतरीन कॉल, SBI, टाटा पावर, टाटा मोटर्स, नेल्को और टाटा स्टील। ये 5 शेयरों में खरीदारी करनी है, एक एक कॉल खरीदना है, ऊपर के 2 कॉल बेचने हैं, ताकि आपकी कॉस्ट कम हो जाए, रिस्क कम हो जाए। ये है आपके लिए, सारी ये कॉल्स आपके लिए समय समय पर चलती रहेगी। अगर आपने रिकमेंड नहीं, आपने नोट नहीं किया तो आप नोट कर लें। आइए, सेठी साहब हैं तैयार, और उसके बाद 2:30 बजे की स्टडी भी सेठी साहब के लिए बिल्कुल सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। बताएं सेठी साहब, आज क्या इरादा है, कैश, फ्यूचर या मिक्स? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, दोनों स्टॉक खरीदारी करने के, दोनों कैश मार्केट के स्टॉक है। बताएं सर, शुरुआत कीजिए। अनिल जी, जो पहला स्टॉक है, एक्चुअली थोड़ी लेट हो गए हम, आशु जी के 5 स्प्रेड में समय भी लगा थोड़ा, तो स्टॉक ऑलरेडी मेरे रडार पे था, वहां से थोड़ा बढ़ गया है, बट स्टिल आई वुड रिकमेंड अ बाय एट द करंट लेवल। स्टॉक का नाम है सिग्निटी टेक्नोलॉजीज, जो कि अभी 590 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये एक मिड कैप IT स्टॉक है, जिसको मैंने पहले भी 2-3 बार रिकमेंड किया हुआ है, और पहली बार तो 335 के लेवल पे 23 मार्च को रिकमेंड करा था, उसके बाद 29 अप्रैल को भी रिकमेंड किया हुआ है 435 के लेवल पे। एक मिड कैप IT कंपनी, और मुझे लगता है जिस तरह से अभी एक्सेंचर के नतीजों के बाद पूरा IT सेक्टर फोकस में आया, और अब जून क्वार्टर एंड होने जा रहा है, तो ये जितने मिड कैप अच्छी क्वालिटी के IT स्टॉक्स है, उनके भी नतीजे दमदार होने चाहिए, तो वहां पे अब बिल्कुल फोकस करना है। और वहां से आज मैंने सिग्निटी टेक्नोलॉजीज को पिक किया है। ये एक लीडिंग क्वालिटी इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सर्विसेज करने वाली कंपनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेगमेंट में काम करती है। बाकी वैल्यूएशंस बहुत ही सस्ते हैं, 15 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है। पिछले साल डिविडेंड दिया 2.5 रुपए का, रिटर्न ऑन इक्विटी 28%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 36% का, और पिछले 3 साल का पैट का कैगर है 48% का। ये स्टॉक जो अभी 590 के लेवल्स पे यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 620 का, स्टॉप लॉस रखना है 575। तो 575 का स्टॉप लॉस, 620 का टारगेट, खरीदारी करने की राय सिग्निटी टेक में। सेठी साहब बताएं, दूसरा स्टॉक आपके लिए, आपका आज के लिए? अनिल जी, जो दूसरा स्टॉक है वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक है, इंफ्रा स्पेस की दिग्गज कंपनी NCC, जो कि अभी 86 रुपए के लेवल पे ट्रेड करता है। ये स्टॉक एक लीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर EPC कंपनी है, सॉलिड फंडामेंटल, और इंफ्रा स्पेस में एक बहुत ही जबरदस्त स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है। खास करके जो डेट इक्विटी रेशियो वो इस कंपनी का सिर्फ 0.34 है, जो आमतौर पे इंफ्रा स्टॉक्स में कम देखने को मिलता है। कंपनी की जबरदस्त ऑर्डर बुक है 30,000 करोड़ की, और नए ऑर्डर इनफ्लोज भी रेगुलर इंटरवल पे आ रहे हैं। बहुत अच्छी रेवेन्यू विजिबिलिटी है, और कंपनी की दमदार ऑर्डर एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है। और जिस तरह से कंपनी ने डेट रिडक्शन पे फोकस किया है, जो पिछले साल जो डेट इक्विटी रेशियो काफी बड़ा हुआ था, उसको कम करके 0.34 किया है, मुझे ये स्टॉक बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जिस तरह से सरकार का भी फोकस है आपके इंफ्रा पे, एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के अंतर्गत 105 लाख करोड़ का भी उन्होंने अनाउंसमेंट किया हुआ ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स करना है, तो इन सब का फायदा, प्लस बाजार के दिग्गज निवेशक राकेश झुंझुनवाला जी भी इसमें 12.84% हिस्सेदारी, मतलब खुद की और रेखा जी झुंझुनवाला के नाम से ओन करते हैं, और उन्होंने हिस्सेदारी अपनी बढ़ाई भी है। और मार्च क्वार्टर के नतीजे भी बेहद दमदार थे, 118 करोड़ का पैट डिक्लेयर किया, वर्सेस आपके पिछले साल का 66 करोड़ के सामने 118 करोड़ का। और अगर आप सिक्वेंशियली भी देखें तो 76 करोड़ के सामने 118 करोड़ का पैट था।
मुझे लगता है इस तिमाही में भी नतीजे बहुत अच्छे रहेंगे। अब हम नतीजे से जो रिजल्ट सीजन की ओर घूम रहे हैं, तो मुझे लगता है इस स्टॉक में भी शॉर्ट टर्म के लिहाज से भी खरीदारी करने की सलाह है। मेरा टारगेट है इसमें 95 का, स्टॉप लॉस रखना है 80 रुपीज का। ओके, तो 95 का टारगेट, 80 का स्टॉप लॉस, एनसीसी पर करें खरीदारी और साथ ही सिग्निटी। ये हैं आपके लिए सेठी साहब की तरफ से दो बेहतरीन पिक्स। शुक्रिया सेठी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल शेयर करने के लिए। आइए चलते हैं अनिल जी के पास और जान लेते हैं इस समय की मार्केट स्ट्रैटेजी क्या है। सर, ग्लोबल मूड माहौल थोड़ा सुस्त है आज। अगर आप डाउ फ्यूचर्स पर नजर डालेंगे तो बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है। सुबह से अभी देखेंगे तो 20-25 पॉइंट्स की हल्की गिरावट है। नैस्डैक फ्यूचर्स में थोड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा है जरूर। यूरोप की भी सुस्त शुरुआत हुई है, लगभग 1/4 से आधे % की गिरावट आपको यूरोप में दिख रही है। एशिया की बात करें तो हांगकांग में आज सिर्फ हाफ डे था, सेकेंड हाफ ही ट्रेड हुआ। फर्स्ट हाफ स्टॉर्म वार्निंग की वजह से बाजार बंद थे, एकदम सपाट बंद हुए। चीन में भी एकदम मामूली सी गिरावट थी और जापान में भी लगभग वैसा ही सेशन रहा। तो एकदम सुस्त सपाट कारोबार है ग्लोबल मार्केट्स में। हमें क्या करना चाहिए सर? दीप, तेजी के रुझान के साथ बने रहना चाहिए। फिलहाल ऐसे कोई संकेत नहीं जिससे कि आप डरे घबराएं। ठीक है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है अमेरिकी बाजारों में, चूंकि 2-3 दिन काफी बेहतरीन रहे हैं, तो उस लिहाज से आपको थोड़ा हेजिंग करके रखना चाहिए। अदरवाइज खरीदारी का मौका बनेगा आपके लिए। फिलहाल जो लेवल्स दिख रहे हैं दीप आज के लिए, जो सपोर्ट जोन है वो जैसा हमने सुबह बताया कि आपको 15,750, 15,775 मजबूत सपोर्ट जोन है। और इस रेंज में अगर आखिरी 1.5 घंटे में बाजार आता है तो वहां पर 100% पक्का खरीदारी करनी चाहिए। 15,875 से 15,925 हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग की रेंज है। पहले वहां पहुंच जाएं तो प्रॉफिट बुकिंग करें। तो रेंज के दोनों तरफ के ट्रेड हैं। जिस रेंज के पहले, जिस सिरे की तरफ पहले बढ़े उसके विपरीत एक कॉन्ट्रा कॉल ले लीजिए, कोई चिंता की बात नहीं। 15,800 इमीडिएटली सपोर्ट का काम करेगा आखिरी 1 घंटे में। वजह यह है कि 15,800 के पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 33 लाख शेयरों का इस वीकली सीरीज का। 15,800 के कॉल राइटर्स भी 26 लाख शेयर खड़े हैं, तो वो 15,800 के आसपास 15,775 की रेंज में डेफिनेटली अपनी शॉर्ट कवर भी करेंगे। और साथ ही जो पुट राइटर्स है जिन्होंने तेजी की पोजीशन बना रखी है वो वहां पर खरीदारी करने का मौका भी ढूंढेंगे। इसलिए 15,800, 15,750 ये 50 पॉइंट की रेंज मजबूत सपोर्ट है आपके लिए, डरने घबराने की जरूरत नहीं। ऊपर में आपके लिए 15,900 पार करना काफी मुश्किल होगा अब, क्योंकि 52 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, हाईएस्ट है। उसमें से आज दमदार कॉल राइटिंग हुई है 28 लाख शेयरों की ऊपर की तरफ 15,900 के कॉल्स पे। तो आपके लिए ब्रॉडली रेंज जो निकल कर आ रही है बचे हुए समय के लिए 15,750, 15,900 और उस बीच में 15,800 बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। ये निफ्टी के डेटा आपको बता रहे हैं। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी न 35,000 के नीचे जाने को तैयार है, न 35,500 को पार करने की जल्दबाजी में है। क्यों? 35,000 के पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 15 लाख शेयरों का है। 35,500 के कॉल्स पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 22 लाख शेयरों का, जिसमें से 13 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। तो 35,500 पर तगड़ी कॉल राइटिंग हुई। ये कॉल राइटिंग ठीक उसी तरह से हुई जैसी 35,000 के लेवल पर आपको पिछले 2 हफ्तों में दिखी थी। बार बार कॉल राइटिंग होती थी और आप 35,000 के ऊपर जाने की कोशिश करते थे, बंद नहीं हो पाते थे। सेम सिचुएशन आपको बैंक निफ्टी में 35,500 पर दिख रही है सीरीज की शुरुआत में। तो जब तक आप 35,500 के ऊपर बंद ना हो तब तक अटके रहेंगे, और जब तक वापस 35,000 के नीचे बंद ना हो तब तक डरने घबराने की जरूरत नहीं है। तो इस 500 पॉइंट की रेंज में ही बैंक निफ्टी ट्रेड करने वाला है। तो फिर ऐसे में ट्रेड करने का बढ़िया तरीका है 35,000, 35,100 की रेंज में आए वहां खरीदिए। 35,500, 35,600 की रेंज में आए तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करिए। तो ये आपको रेंज को ट्रेड करना है, वो रेंज को ट्रेड करना आना चाहिए। सिंपल तो रेंज बाउंड है, देखते हैं बड़ा और अगला नया मूव आने में क्या कुछ आज बैंकों के लिए, सरकारी बैंकों के लिए अगर कुछ अच्छा हो जाए और उसके चलते हुए बैंक निफ्टी आज एक ब्रेकआउट दे दे। एक बात पक्की है, जिस तरह की शॉर्ट्स बनी है 35,500 पर बैंक निफ्टी में कॉल राइटिंग हुई है, या तो बैंक निफ्टी वहां पर बहुत बुरी तरह से अटकेगा, वक्त बिताएगा, और अगर कुछ अच्छा आ गया तो तगड़ी शॉर्ट कवरिंग होकर फिर वो 35,800 और 36,100 की रेंज पे भी बढ़ सकता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग लेवल पर बैंक निफ्टी आता हुआ दिख रहा है। कंजेशन जोन पर है, देखते हैं मेक और ब्रेक वित्त मंत्री जी 3 बजे क्या कुछ कहती है, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा। इस बीच एनएलसी इंडिया के नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन मुनाफा 392 करोड़ से बढ़कर 655 करोड़, मजबूत मुनाफे का आंकड़ा आता हुआ दिख रहा है। आय हल्की सी घटी है, 100 करोड़ घटकर आई है 2275 से 2170 करोड़, लेकिन मुनाफे का आंकड़ा रहा है मजबूत, और ये आंकड़ा मजबूत है ही। सुमित जी अगर हमारे साथ हैं तो सुमित जी से एक बार जरा चार्ट्स पर राय ली जाए। एनएलसी इंडिया सुमित जी के रडार पर लगातार रहा है। सुमित जी, मजबूती के साथ नतीजों के बाद स्टॉक और मजबूत होता दिख रहा है, बताएं सर।
अनिल जी कोई दिक्कत नहीं है स्टॉक के अंदर, पोजीशंस होल्ड करके चलने का सलाह रहेगा। इनफैक्ट स्टॉक यहां से लगता है 68 रुपए से 70 रुपए तक के लेवल जल्दी शॉर्ट टर्म में दिखाएगा। नीचे में जो स्टॉक का सपोर्ट है 60 से 62 रुपए के आसपास का है। कल का हाई स्टॉक अभी जस्ट ब्रेक कर रहा है, मेरे को तो लग रहा है स्टॉक यहां से भागेगा। 68 से 70 इमीडिएट शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे और अगर वो लेवल्स निकले तो और भी ऊपर का लेवल देखने को मिलेगा। होल्ड करके चले और फ्रेश खरीदारी करें। ओके तो एनएलसी इंडिया इस पर है राय सुमित जी की तरफ से और ब्रेकआउट भी आते हुए दिख रहा है काउंटर में, क्योंकि नतीजे रहे हैं कंपनी के दमदार। कामकाजी तौर पर भी अगर आप इनकी परफॉर्मेंस देखें तो कामकाजी मुनाफा लगभग डबल हो गया है, 65 करोड़ से बढ़कर 121 करोड़ और मार्जिन भी 4.2% से बढ़कर 7.5% के आते हुए दिखे हैं। तो अच्छे नतीजे, उस पर रिएक्शन एनएलसी इंडिया का आपको आते हुए दिख रहा है। पर ढेरों और स्टॉक्स हैं जहां पर आपको मूवमेंट अच्छा बनते हुए दिख रहा है। नाल्को हिंडाल्को तो मोमेंटम में है ही, साथ ही वेदांता पर नजर रखिए। अनिल जी ने सुबह आपको कहा भी था 270 की कॉल आपको खरीदनी है, वो स्टॉक भी मोमेंटम है, 2% ऊपर इस समय आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। अपोलो टायर्स में भी एक अच्छी मूव आती हुई दिख रही है इस समय, अभी अभी एक स्पाइक भी आते हुए दिखा था। वागले साहब, अपोलो टायर्स पर कोई ट्रेड दिखता है सर? दीपांशु 230 का इसका रेजिस्टेंस है, मैं वेट करूंगा। ये बाउंस बैक है, 220 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 230 का रेजिस्टेंस है। मुझे आज के दिन में तो उसके ऊपर बड़ी मूव दिख नहीं रही है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। ओके तो ये है आपके लिए अपोलो टायर्स। माफ कीजिएगा, जो मैं नंबर्स आपके लिए रीड आउट कर रहा था ऑपरेशनल फ्रंट पर, वो ISGEC आइसजेक हेवी इंजीनियरिंग के थे, ना कि एनएलसी इंडिया के थे। तो एक करेक्शन मेरी तरफ से। एनएलसी इंडिया की अगर आप बात करें तो कामकाजी तौर पर थोड़ी सुस्ती आपको दिखी है। 1188 करोड़ के कामकाजी मुनाफे के सामने आपने 850 करोड़ का कामकाजी मुनाफा देखा और मार्जिन भी थोड़े कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, 38.7% से गिरकर मार्जिन 29.9% के आते हुए दिखे हैं। ISGEC की बात करें तो यहां पर आपने देखा है कि 65 करोड़ से कामकाजी मुनाफा 121 करोड़ का आया है और मार्जिन 4.2% से बढ़कर 7.5% के रहे हैं। और ISGEC की बात करें तो यहां पर 1555 करोड़ से बढ़कर 1618 करोड़ की आय आई है और मुनाफा 12.5 करोड़ से बढ़कर 68.5 करोड़ का आपको आते हुए दिखा है। एक बार ISGEC पर भी कुणाल जी से राय ली जाए। कुणाल जी, ISGEC इंजीनियरिंग क्या राय देते हैं सर? ये भी रिएक्ट कर रहा है नतीजों पर, 13% का उछाल 695 के लेवल्स पर। देखिए ज़बरदस्त काउंटर है दीपांशु। सबसे पहले मेरा डिस्क्लेमर है कि मेरा एक निजी निवेश है इस चेक में। ज़बरदस्त काउंटर है, ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। अभी हाल ही में ये BSE में लिस्टेड था, अब NSE पर भी लिस्ट हुआ है। शानदार कंपनी है और मुझे लगता है कि ये आज इसमें एक ब्रेकआउट आया इन बढ़िया रिजल्ट्स के बाद और ऊपर के लेवल्स यहां पर आते हुए दिखेंगे। जिनके पास है निश्चिंत होकर के बने रहें। डिप्स में मेरी खरीदारी की राय है, इसमें ट्रेडिंग ना करें, इसको मध्यम से लंबी अवधि के लिए रखें। ये स्टॉक आपको बाजार से बेहतर रिटर्न्स देगा। बिल्कुल, और आपको याद होगा जैन साहब ने भी रामनवमी के दिन अपने 9 स्टॉक्स में से ये एक स्टॉक है जिस पर रिकमेंडेशन दी थी 540 के लेवल पर। वरिंदर रिसर्च स्टॉक में भी मई के महीने में इसको कवर किया गया था लगभग 570 के लेवल पर। दमदार नतीजे आते हुए दिख रहे हैं और स्टॉक का रिएक्शन भी आ रहा है। पर इसी तरह एक और स्टॉक जो फोकस में आपको आते हुए दिख रहा है, पावर मैक, जरा इस पर रखिए नजर। जबरदस्त एक्शन आते हुए दिखा है। क्या चल रहा है काउंटर में जिसकी वजह से इतना बड़ा उछाल आया है? आइए जानते हैं वरुण के साथ। वरुण, बताइए क्यों है ये स्टॉक फोकस में? देखिए, अपने मार्केट कैप से 9 गुना ज़्यादा अगर किसी को ऑर्डर मिला तो जाहिर सी बात है वो स्टॉक फोकस में ही रहेगा और यही पावर मैक के साथ हुआ है। इस कंपनी को दरअसल एक तगड़ा ऑर्डर मिला है। कंपनी को सेंट्रल कोलफील्ड, जो कि कोल इंडिया की सब्सिडरी है, उससे करीब 9,300 करोड़ का ऑर्डर मिला है। मौजूदा मार्केट कैप जो इस कंपनी का है वो करीब 1065 करोड़ के आसपास का है। यानी कि अपने जो मार्केट कैप है उससे 9 गुना बड़ा ऑर्डर जो है वो इस कंपनी को मिला है। सिर्फ यही नहीं, मौजूदा अगर आप इस कंपनी की ऑर्डर बुक देखेंगे तो उससे भी ये जो कंपनी को जो ऑर्डर मिला है वो ऑलमोस्ट दुगना है। हालांकि ये बात सही है कि ये ऑर्डर जो है इस कंपनी को करीब 25 साल में कहीं ना कहीं पूरा करना है, लेकिन इतना बड़ा ऑर्डर मिलना ही अपने आप में किसी कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी बात होती है। और इसके लिए आप देख रहे हैं कि स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली और 52 वीक हाई पे और जो स्टॉक है वो पहुंच चुका है। अब ये ऑर्डर क्या है उसको भी आप एक बार समझ लीजिए। दरअसल झारखंड में कोटेरा बसंतपुर पचोमा कोल माइन जो है
उसके लिए ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इस कंपनी को मिला है। माइन में डेवलपमेंट, साथ ही साथ कोल एक्सट्रैक्शन और ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस कंपनी को ये जो ऑर्डर है वो मिला है। माइन की कुल क्षमता जो है करीब 105 मिलियन टन है और सालाना करीब 5 मिलियन टन के आसपास का कोयला जो है यहाँ से निकाला जा सकता है। इसके चलते कंपनी को हर साल करीब 400 करोड़ के आसपास की आय आने का अनुमान लगाया जा रहा है और 25 साल का जो ऑर्डर मिला है उसके बाद भी इस ऑर्डर को करीब 10 साल के आसपास का एक्सटेंशन और दिया जा सकता है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो कुल ऑर्डर वैसे देखेंगे तो 35 साल के आसपास का, एक तरफ से इस ऑर्डर को परपेचुअल ऑर्डर बोल देंगे तो भी कोई गलत नहीं है क्योंकि इतना लंबा ऑर्डर कंपनी को मिला है और इसके लिए स्टॉक इस तरह की बस कर रहा है। हालांकि कुछ दिनों पहले एक खबर ये भी आई थी कि HDFC म्यूचुअल फंड ने 3 जून को इसमें करीब 0.88% हिस्सेदारी जो है वो खरीदी थी। 633 के भाव पे करीब 1.3 लाख शेयर्स खरीदे गए थे और तब से अब तक भी अगर आप देखेंगे तो इस काउंटर में करीब 20% के आसपास की तेजी आ चुकी है। तो एक तो फंड्स की तरफ से बाइंग हो रही है और दूसरा इतना तगड़ा ऑर्डर जो है इस कंपनी को मिल गया है, वही वजह है कि ये स्टॉक अब बस कर रहा है और आज स्टॉक में इस तरह की तेजी आपने देखी है। बिल्कुल, तो जबरदस्त एक्शन आते हुए दिख रहा है। बड़ा ऑर्डर है, लॉन्ग टर्म एग्जीक्यूशन है, बट एक तरह से सालाना आय की गारंटी भी कंपनी को मिल रही है इस ऑर्डर की तरफ से। सुमित जी जरा चार्ट देखकर बताएं, इस महीने अच्छी तेजी में रहा है, इस साल भी लगभग 70% का उछाल दिखा चुका है। पावर मैक पर राय क्या है सर? दीपांशु, एग्जिस्टिंग पोजीशंस तो होल्ड करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक के अंदर मोमेंटम ओवरऑल स्ट्रांग है। लास्ट कई हफ्तों से स्टॉक के अंदर एक तेजी का मूव देखने को मिला है। फ्रेश खरीदारी स्टॉक के अंदर 740 का लेवल ब्रेक होता है और उसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तब इसके अंदर करने का सलाह रहेगा। एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करें, 740 का लेवल निकलने के बाद 800 से 825 रुपए तक का मूव स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है और नीचे में जो स्टॉक का सपोर्ट है 675 680 के पास है। जब तक 675 680 का लेवल नीचे में नहीं टूटता तब तक पोजीशंस होल्ड करके चले। ओके, तो ये है आपके लिए पावर मैक। 675 के करीब आपको यहाँ पर सपोर्ट दिख रहा है और वहां से फिर आप एक्शन बनते हुए देख रहे हैं। काउंटर में ऑलरेडी इस महीने 20% की तेजी आ गई है। HDFC म्यूचुअल फंड ने भी लगभग 0.9% की हिस्सेदारी खरीदी है। एक स्टॉक जो मोमेंटम में आते हुए दिख रहा है कुणाल जी, ट्रेंट, इसके चार्ट्स पर नजर डालें। अभी अभी थोड़ी मूव आती हुई दिखी है, कोई ट्रेड बनते हुए दिखता है ट्रेंट में सर? देखिए, एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा है दीपांशु और ये जो लेवल है ये बहुत क्रिटिकल है ट्रेंड के लिए, जहां पर फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। और अगर आज मान लीजिए बंदी इन्हीं स्तरों के आसपास हो जाती है, यानी कि 880 के आसपास बंदी होती है, तो आपको ट्रेंड में काफी बड़ा अपसाइड देखने को मिलेगा। मुझे लगता है काफी समय से हम इस ब्रेकआउट का वेट कर रहे थे। 880 के ऊपर अगर आज बंदी होती है तो मुझे लगता है 940 रुपए तक का मूव आपको ट्रेंड में देखने को मिल सकता है। तो 880 के ऊपर अगर आज क्लोज आता है बाय करने की राय। 880 का आपको इंतजार करना और एग्जैक्टली उसी लेवल पर है, बट ऑन अ क्लोजिंग बेसिस अगर इस लेवल के ऊपर स्टॉक क्लोज होता है तो फिर आप फ्रेश खरीदारी देख सकते हैं। अभी अभी ब्रेकआउट आया है ट्रेंड में, नजर रखिए इस काउंटर पर। नजर रखते हैं कुछ सीमेंट स्टॉक्स पर भी पिछले हफ्ते से एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं और एक दमदार रिपोर्ट भी आई है CLSA की तरफ से सीमेंट सेक्टर पर। आइए जानते हैं मानसी के साथ क्यों पसंद आ रहा है उन्हें सीमेंट स्पेस। मानसी बताइए। गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए, CLSA की पॉजिटिव रिपोर्ट है और कीमतों को लेकर लगातार सीमेंट सेक्टर में हमने देखा है कि कीमतें लगातार बढ़ती हुई दिखी है और FY 21 से 24 तक सीमेंट क्षेत्र का कामकाजी मुनाफा जो है सालाना तौर पर 15% बढ़ने का अनुमान इस रिपोर्ट में बताया गया है। वॉल्यूम ग्रोथ में 9% और मुनाफे में भी 5% तक की बढ़त के संकेत देखने को मिल रहे हैं। FY 24 तक सीमेंट के यूटिलाइजेशन जो है वो मौजूदा 63% है, वहां से 71% तक जाते हुए दिख सकते हैं। कीमतों में बढ़त का फायदा मिल रहा है सीमेंट कंपनियों को। अब हो सकता है मानसून के चलते डिप देखने को मिले, लेकिन फिलहाल फायदा जो है कीमतों में बढ़ोतरी का सीमेंट स्पेस देख चुका है। अच्छे नतीजे भी हमने देखे हैं तमाम सीमेंट कंपनियों के। खर्चों में बढ़ोतरी जो है वो एक कंसर्न है, जो कि ये ट्रेंड जारी रहने का अनुमान है। FY 22 में भी सालाना आधार पर 4% की बढ़त का अनुमान हम खर्चों में लगाकर चल रहे हैं। तो ये एक कंसर्न सीमेंट स्पेस के लिए लगातार है, जो कि पेटकोक और कोयले के दामों में लगातार बढ़ोतरी हम देख रहे हैं। ट्रेड और नॉन ट्रेड सेगमेंट से सीमेंट की मांग लगातार बढ़ती दिखी है। Q4 FY 21 में सीमेंट की कीमतें अगर हम देखें 10 से 40 रुपए प्रति बोरी की बढ़त यहां पर दिखा चुके हैं।
अब सीमेंट की औसत कीमतों का ट्रेंड हमने रीजन वाइज देखा, एक टेबल आ जाएगा आपके टीवी स्क्रीन पर, और ऑल इंडिया प्राइसेस जो है 340 रुपए प्रति बोरी यहाँ पर आके जा रहे हैं। सीमेंट की कीमतें ठीक हैं और तमाम फैक्टर्स जो हैं वो काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, जिसके चलते सीमेंट सेक्टर को लेकर सीएलएसए की पॉजिटिव रिपोर्ट में प्रिफर्ड स्टॉक्स डालमिया भारत, अल्ट्राटेक सीमेंट, ट्रामको सीमेंट, श्री सीमेंट, एसीसी और अंबुजा जैसे शेयर्स हैं जिस पर हमें नजर रखनी चाहिए। बिल्कुल, तो ये हैं आपके लिए कुछ सीमेंट स्टॉक्स जहां पर आपको रखनी है नजर। आज थोड़ी मिली जुली चाल है, ज्यादातर सीमेंट स्टॉक्स दोनों तरफ के एक्शन आपको दिखा रहे हैं, एक वन वे मूव नहीं आया है, बट डेफिनेटली सीमेंट स्पेस एक ऐसी जगह है जहां पर आपको रखनी है नजर। दालमिया भारत की बात करी सीएलएसए ने और 2% ऊपर ये काउंटर भी है। किरण जी जरा चार्ट देखेंगे दालमिया भारत सीमेंट्स के, कोई राय बनती है टेक्निकली क्या व्यू होगा सर? चार्ट दीप काफी स्ट्रांग है। जिस तरीके से ये चार्ट पैन आउट हो रहा है, मेरा मानना है कि आपको काफी बड़ी अपसाइड देखने को मिल जानी चाहिए। जो अभी जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है जहाँ पे मेरी नज़र है वो 1900 की है। मुझे 1900 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, उसके बाद ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट कहलाएगा और फिर एक बड़ा टारगेट देखने को मिलेगा। मुझे लगता है 22-2300 पोजिशनली टारगेट बन के आ जाएगा अगर 1900 के ऊपर की क्लोजिंग मिलती है। तो अभी बाय ना करें, पर जिनके पास है बिल्कुल होल्ड करने की सलाह है। मेरा स्टॉप लॉस 1760 का रहेगा, बने रहे इस स्टॉक में। चार्ट पैटर्न काफी स्ट्रांग है, ब्रेकआउट के बाद एग्रेसिवली होके बाय करने की सलाह होगी। ओके, तो ये है आपके लिए दालमिया भारत, ब्रेकआउट आते हुए दिख सकता है इस काउंटर पर, चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, नजर रखिए इस पर। नजर रखनी है महानगर गैस एमजीएल पर भी। आज सुबह से हम देख रहे हैं आईजीएल में तो जबरदस्त तेजी बनी हुई है, अभी भी 4% ऊपर है। वागले साहब, एमजीएल पर अभी अभी थोड़ी मूव आती हुई दिखी है, शुरुआत एटलीस्ट हुई है, कोई राय बनती है 1150 पर एमजीएल सर? दीपांशु, दोनों में मुझे स्ट्रेंथ आज आईजीएल में दिखती है, तो मैं अगर लेना ही है ये स्पेस में तो आईजीएल वुड बी अ बेटर ऑप्शन देन एमजीएल। एमजीएल 1155 1156 में अटक सकता है, इसके ऊपर क्लोज होने के बाद ही फिर सोचेंगे। ओके, तो आईजीएल बेटर स्ट्रक्चर लग रहा है, एमजीएल शायद थोड़ी रेजिस्टेंस में आ जाए, 1150 के ऊपर आते हुए दिखा है, अभी अभी मूव आई है 2% की। देखते हैं किस तरह की परफॉर्मेंस रहती है। आईजीएल ऑफ कोर्स आपको अच्छी तेजी में दिख रहा है। आईआरसीटीसी इस काउंटर पर भी रखनी है नजर, रेल स्टॉक्स वैसे भी आज फोकस में आते हुए दिख रहे हैं, पर आईआरसीटीसी इसके कल आएंगे नतीजे। आइए जानते हैं वरुण के साथ बाजार का क्या अनुमान है इस काउंटर से। वरुण बताइए। डेफिनेटली देखिए, आईआरसीटीसी की अगर आप नतीजे देखेंगे तो साल दर साल रफ्तार धीमी पड़ने वाली है, क्वार्टर इसकी स्पीड जो है वो बढ़ने वाली है। अब ऐसा क्यों, ये आप समझिए। नो डाउट पिछले साल इसी क्वार्टर में जो बेस था वो काफ़ी लो था, क्योंकि मार्च के आसपास काफ़ी सारी ट्रेनें जो थी वो बंद होना शुरू हो गई थी, लेकिन तब से अब तक इस कंपनी के कारोबार में काफ़ी कुछ चेंज भी हो चुका है, ये भी आपको याद रखना होगा। और खासकर जो इस कंपनी का केटरिंग का कारोबार था, वहाँ कंपनी को काफ़ी हद तक मार पड़ी है, वो काफ़ी धीमा रहा है या फिर काफ़ी हद तक बंद रहा है, तो उसका इम्पैक्ट जो है आपको साल दर साल नतीजों पे देखने मिलेगा। इसके लिए हमारा अनुमान है कि सेल्स जो है साल दर साल 37% गिरेंगे, हालांकि एबिटा में 11.5% की कमी देखने मिलेगी, 178 करोड़ के आसपास से आ सकते हैं, और इसके लिए मार्जिन जो है थोड़े बढ़ेंगे, 34.4% से बढ़ के 48.4%, मुनाफा 147 करोड़ के आसपास रहेगा, ऑलमोस्ट फ्लैट। लेकिन क्वार्टर देखिए, अब ये नतीजे जो है क्वार्टर काफ़ी बेहतर रहेंगे। सेल्स 64% बढ़ेगी, एबिटा 88% बढ़ेगा, मार्जिन 42.2% से बढ़ के 48.4%, और मुनाफा जो है 78 करोड़ से बढ़ के 147 करोड़। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि हर महीने दर महीने रेलवे में जो है वो काफ़ी हद तक अनलॉक का इम्पैक्ट देखने मिला। पहले कुछ ट्रेनें शुरू हुई थी, उसके बाद कुछ और ट्रेनें शुरू हुई, और इसके अलावा इस कंपनी ने अपनी जो टिकटिंग कारोबार है उसमें भी काफ़ी हद तक बदलाव किया। आपको याद होगा जो सेकंड सीटर सीट्स थी उसकी भी कहीं ना कहीं इस कंपनी ने रिजर्वेशन करना शुरू कर दिया था, जो स्लीपर सीट्स थी उसको भी अपग्रेड किया गया था एसी की तरफ। तो इस सब का इम्पैक्ट जो है आपको क्वार्टर बेसिस पे देखने मिलेगा। इसके लिए क्वार्टर कंपनी के नतीजे काफ़ी बेहतर रहेंगे, लेकिन साल दर साल कंपनी के नतीजे जो है वो कमज़ोर रहने वाले हैं। ओके, तो ये है आईआरसीटीसी, इसके नतीजों का अनुमान। जाहिर सी बात है कि अभी भी ट्रेन्स कम चल रही हैं, लेकिन हाँ साल दर साल देखेंगे तो बेहतर है, लेकिन क्वार्टर जरूर अभी मामला ठंडा है। आइए बढ़ते आगे, किरण जी तैयार है अपनी पिक के साथ। किरण जी के लिए बिगुल, किरण का कमाल। बताएं किरण जी।
अनिल जी, प्योर BTST ट्रेड है, कल के लिए बाय करके चलना चाहिए। कल सवेरे इसके टारगेट्स देखने को मिल जाने चाहिए पहले आधे घंटे में। तो बाय करना है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स अभी 346 से आसपास ट्रेड कर रहा है। आपका स्टॉप लॉस 342 का रहेगा और कल के लिए टारगेट्स मैं मानता हूं 353, 355, ये पहले आधे एक घंटे में टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, 353 और 365 के टारगेट के लिए टाटा मोटर्स के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय। पिछले 15 मिनटों में कुछ मजबूती के साथ बढ़ता हुआ स्टॉक आगे आपको नजर आएगा। 342 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर आपको करना चाहिए ट्रेड, ये है आपके लिए। IRCTC और दूसरे कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो ओपन अप ट्रेड पर अब शामिल होते हुए दिख रहे हैं। आशु सर, आपसे एक राय लेना चाहता हूँ, कोई ऐसी थीम, कोई ऐसा स्टॉक आपको जो पसंद आता हो कि अब जब कोरोना के बाद में जब ओपनिंग अप होगा तो वहां पर अब भी वैल्यू है और कुछ खरीदारी की जा सकती है? अनिल जी, उस थीम में हमने पहले भी डिस्कस किया था SBI कार्ड, और वहां से अनिल जी उसके बाद वो आई थिंक 1000 क्रॉस करके वापस थोड़ा सा करेक्टिव मूव आया है। मुझे लगता है अनिल जी कार्ड्स बिजनेस जो है ना बहुत ज़्यादा चलेगा, क्योंकि जैसे मैंने आपसे शेयर किया था कि हमने रिसर्च की कि 60% जो स्पेंड है कार्ड का वो लेजर में है सर, हॉलीडेज में, टिकट बुकिंग में, डाइन आउट में, और वो सारा हॉलीडे थीम है। तो मुझे लगता है कि स्पेसिफिक उन चीज़ों में जाके कार्ड्स बिजनेस जिसका है वो ज़रूर लेना चाहिए। और अनिल जी, एक स्प्रेड में अभी मैंने टाटा मोटर का दिया था तो किरण जी ने उसमें वैलिडेट कर दिया है। 5 में से एक स्प्रेड की वैलिडेशन आ गई है और अगले 4 की भी मैं होपफुली करता हूँ कि 1 या 2 दिन के अंदर कहीं ना कहीं वैलिडेशन आ जाएगी। बट अनिल जी, एक थीम है, एक कैश का स्टॉक और है आपका फेवरेट। अनिल जी, अभी हमने कॉल दी है क्लाइंट्स को, वो भी मैंने कहा आपसे शेयर कर लूं। वो आपका फेवरेट है और हम बार बार देते हैं, और वो जब तक अनिल जी NSE का IPO नहीं आता ना वो चलता ही रहेगा, वो BSE। तो BSE में अनिल जी हमने फ्रेश बाय कॉल दी है 920 से 25 के बीच में, 880 के स्टॉप लॉस से 1000 का टारगेट प्लस का है, और ये आप बीच बीच में देते रहते हैं। तो अनिल जी मैं इसको भी रिट्राइट करता रहता हूँ बार बार कि और अनिल जी जिस थीम की बात की उसमें अनिल जी मैं फिर उस थीम में डेल्टा का आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूँ कि वो अनिल जी फंडामेंटली भी बहुत स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है। वो 170 से नीचे जाता नहीं। हमने अनिल जी 170-75 के बीच में कॉल दी थी, बीच में 85-90 भी गया था। वो आपको अनिल जी पेशेंस जरूर टेस्ट करेगा, लेकिन जैसे ये खुला, क्योंकि गोवा में अभी भी अनिल जी लॉकडाउन एक्सटेंडेड है, क्योंकि वहाँ के जो गवर्नमेंट है वो कह रहे हैं कि जब तक पूरी पॉपुलेशन हमारे यहाँ वैक्सीनेट नहीं हो जाएगी हम नहीं खोलेंगे। तो लगता है मुझे जुलाई अगस्त तक अनिल जी जब ये खुलेगा तो डेल्टा कॉप में भी एक बहुत बड़ा मूव आएगा। अनिल जी अगर अच्छे मूव में 25-30% का मूव आ जाए और 3 महीने रखना पड़ जाए तो अनिल जी बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात है अनिल जी सेफ स्टॉक है। अभी मार्केट में उथल पुथल हुई, नीचे गया, 170 से नीचे जाता ही नहीं है। सो अनिल जी उस थीम पे जिसके बारे में बात कर रहे हैं, कार्ड डेल्टा कॉप। ओके, तो डेल्टा कॉप पर रखिए नजर। आशु जी को पसंद है, हालांकि गोवा में एटलीस्ट 5 तारीख तक तो लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ है, शायद उसके बाद भी अपडेट बाद में ही आएगा। बट वैसे एक अच्छा स्टॉक है, अनलॉक थीम से रिलेटेड है, और जब भी अनलॉक होगा इस काउंटर को आप एक्शन में आते हुए देख सकते हैं। तो डेल्टा कॉप पर रखनी है आपको नजर, जिस तरह से वहां पर फोकस बन रहा है बाजार का। नजर रखनी है आपको कुछ और काउंटर्स पर जहां पर अच्छा एक्शन इस समय बनते हुए दिख रहा है। कैडिला और टोरेंट फार्मा दोनों ही थोड़ा मोमेंटम आपको इस समय दिखा रहे हैं। सुबह से ही फार्मा स्टॉक्स में एक्शन है और डॉक्टर रेड्डीज भी आपको एक मूव दिखाते हुए दिख रहा है। बट बायोकॉन ये एक सरप्राइज वन है जो यूजुअली बाजार को अंडर परफॉर्म करता है। बंसल जी, बायोकॉन आज थोड़े मोमेंटम में आया है, क्या इस बार फाइनली 400 के ऊपर होल्ड करके गेन्स दिखा सकता है जिस तरह से बाकी फार्मा स्टॉक्स में एक्शन है? बायोकॉन पर कोई राय? बिल्कुल दीपांशु, जो सबसे पहले तो जो आपका सवाल है 400 के ऊपर सस्टेन करने का बिल्कुल चांसेस हैं, क्योंकि नीचे में एक अच्छा बेस बना है। 395 काफी बड़ा सपोर्ट है और चांसेस हैं स्टॉक ऊपर में 418, 425 के लेवल्स शॉर्ट टर्म में ऊपर में टेस्ट कर सकता है। 395 नीचे में स्टॉप लॉस होगा। एक्शन बनते हुए देख सकते हैं। गरवारे टेक ये काउंटर है जिस पर रखिए नजर। थोड़ी देर पहले एक ब्रेकआउट आया था, 4% ऊपर था, अब एक और फ्रेश मूव आती हुई दिख रही है। कुणाल जी जरा गरवारे टेक पर नजर डालिए, 7% ऊपर है, 3500 के लेवल्स आते हुए दिखे। क्या चल रहा है इस काउंटर में सर? अगले लेवल्स क्या रहेंगे इसके लिए?
देखिए प्रचंड तेजी चल रही है दीपांशु, लगातार स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है। मुझे तो याद नहीं पड़ता है इसने अंडर परफॉर्म कब किया है। तो ये गरवारे टेक्निकल फाइबर्स बिल्कुल होल्ड करके चलें जिनके पास है। नई खरीदारी के लिए थोड़ा कंसोलिडेशन का वेट करना चाहिए, फ्रेश ब्रेकआउट आएगा तब खरीदें। लेकिन अगर आपके पास पोर्टफोलियो में स्टॉक है तो बिल्कुल निवेशित रहना चाहिए। मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा ये स्टॉक 4000 को भी पार कर जाए। ओके, तो 4000 के लेवल्स भी आपको इस पर आते हुए दिख सकते हैं। गरवारे टेक ये काउंटर है जिस पर रखनी है नजर। सीसीएल प्रोडक्ट्स, सुमित जी जरा इस पर नजर डालें। 5% ऊपर है, 360 के लेवल्स पर आया है, डेज हाई पर काउंटर ट्रेड कर रहा है सीसीएल। चार्ट्स क्या कहती हैं सर इसकी? दिवांशु, स्टॉक के अंदर मोमेंटम तो बिल्डअप हुआ है। स्टॉक का चार्ट्स पे देखते हुए ऐसा लगता है कि स्टॉक यहां से ऊपर का मूव दिखा सकता है। तो 10 से 15 रुपए की तेजी और स्टॉक के अंदर प्रेजेंट लेवल से देखने को मिल सकती है। एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करें, ऊपर में 375 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकता है। ओके, तो 375 के लेवल्स के लिए तैयारी रखिए। सीसीएल प्रोडक्ट्स ये एक और काउंटर है जो मोमेंटम में आते हुए दिख रहा है। आइए देखते हैं अनिल जी को इस बाजार में क्या पसंद आ रहा है, उनके लिए बिगुल कल के 2000 का। दीपक, स्टॉक जो लाल निशान में है और आमतौर पर जिसका जिक्र कम होता है वो है इंडस टावर। इसके फ्यूचर्स ले आए आपके सामने। फ्यूचर्स 245-50, 246 रुपए की रेंज में है फ्यूचर्स। यहां पर खरीदारी करने की राय है इंडस टावर्स के। 241 रुपए 241 का स्टॉप लॉस रखिए। 253, 256 और 260 ये 3 टारगेट होंगे इंडस टावर में अगर आप फ्यूचर्स में खरीदारी करते हैं। 246 के आसपास खरीदारी कीजिए। 241 का स्टॉप लॉस, 253, 256 और 260 इन 3 टारगेट के लिए। दूसरा तरीका ये कि इसका 245 रुपए वाला कॉल ऑप्शन खरीदिए। 10 रुपए 75 पैसे 11 रुपए के आसपास होना चाहिए। लास्ट मैंने देखा तब 10.75 के आसपास था। 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और ऊपर की तरफ जो टारगेट बनेंगे 15 रुपए और 20 रुपए के टारगेट बनेंगे। ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय। तो स्टॉक काफी वक्त से सुस्ती में है और जिस तरह से चर्चाएं चल रही है सारे टेलीकॉम स्टॉक्स में फिर से थोड़ा एक्शन बनने की आपने देखा। पिछले हफ्ते और इस हफ्ते वोडाफोन आइडिया भी थोड़ा थोड़ा एक्शन में आते हुए दिखा है। बाकी स्टॉक्स में भी थोड़ी हरकत होती हुई दिख रही। तो ये स्टॉक भी सुस्ती के बाद आगे चलने के लिए अब शायद तैयार होता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में अगर आपको रिस्क कम रखनी है तो 245 रुपए वाला कॉल ऑप्शन खरीद लें और फ्यूचर्स खरीदते हैं तो स्टॉप लॉस एक बार 253 के आसपास पहुंच जाए तो अपनी कॉस्ट के आसपास स्टॉप लॉस को ले आएं। और 253, 256, 260 3 टारगेट फ्यूचर्स के लिए है और कॉल ऑप्शन के लिए 5 रुपए का स्टॉप लॉस, 15 और 20 के टारगेट के लिए यहां पर खरीदारी करने की राय। ये है एक स्टॉक। वैसे सुस्ती वाला है तो आमतौर पर आपके चार्ट्स पर रेडार पर कम आएगा लेकिन फिर भी है सुस्ती। लेकिन एक बार चार्ट्स पर राय ले ली जाए कुणाल जी से। कुणाल जी देखिए जरा इंडस टावर्स के चार्ट्स। अनिल जी देखिए जिस तरह के चार्ट हैं इस पर मेरे ख्याल हम लोग पिछले सप्ताह भी चर्चा कर रहे थे। एक रेंज में ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। सबसे अच्छी बात इस चार्ट पर अनिल जी ये है कि 240 रुपए के आसपास एक बहुत मजबूत सपोर्ट है जो मुझे नहीं लगता आसानी से टूटेगा। काफी पुरानी एक रेंज है जिसमें कंसोलिडेट कर रहा है। तो 240 के नीचे जाने की संभावना कम है और अपसाइड काफी बड़ी बन सकती है। 265, 270 के भाव आ सकते हैं। तो 265, 270 का टारगेट होगा। खोने के लिए बहुत कम है और पाने के लिए काफी है। तो मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। बाय करके चलें। 240 के नीचे स्टॉप लॉस रखें। ओके, तो 240 के नीचे स्टॉप लॉस, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। अनिल जी भी आपको कह रहे हैं अलग अलग तरीके से आप यहां पर ट्रेड कर सकते हैं। या तो ऑप्शंस के जरिए करिए ट्रेड या फिर यहां पर आप सीधे फ्यूचर्स भी खरीद सकते हैं। इस बीच फाइनेंस मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है और उससे पहले बाजार पर थोड़ा प्रेशर बनते हुए आपको दिख रहा है। कोई भारी गिरावट नहीं है बट 15,800 के नीचे इस समय निफ्टी आपको आते हुए दिखा है। दिन के निचले स्तर पर हो रहा है कारोबार। हालांकि अगर आप एब्सोल्यूट बेसिस पर देखें तो आधे % से कम की गिरावट आपको बाजार में दिखेगी। बैंक निफ्टी भी 100 अंकों की कमजोरी के साथ फिलहाल ट्रेड करते हुए दिख रहा है। एक स्टॉक जिस पर प्रेशर बना हुआ है, किरण जी जरा राय दें। HDFC लाइफ आज 700 के नीचे है, 4-4.25% की गिरावट है। कोई ऐसी रीजन तो नहीं दिख रहा जिसकी वजह से HDFC लाइफ में प्रेशर होना चाहिए, क्योंकि बाकी इंश्योरेंस स्टॉक्स की चाल तो ठीक रही है, पर HDFC लाइफ पर क्या राय है सर? दीप, एक शार्प फॉल देखने को मिला है, अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ ये है और ओपन इंटरेस्ट भी बहुत बढ़ चुका है। तो शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट तो हो चुकी है। पिछले 6-7 दिन का जो तेजी था वो पूरा का पूरा बेरिश एनगल्फिंग हो गया है।
6 दिनों का लॉन्ग पोजीशन ट्रैप हो गई है। तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा वीकनेस इधर से और गहराता नजर आ सकता है। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो बाहर निकलने की सलाह होगी एक बार के लिए, और अगर शॉर्ट पोजीशन है तो 706 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करने की सलाह है। मुझे लगता है आते दिनों में ये 685 680 के नीचे के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो 685 680 के लेवल्स भी आपको दिखा सकता है। जहां तक HDFC लाइफ का सवाल है, नजर रखिए इस काउंटर पर। फिलहाल वीकनेस बढ़ रही है। दूसरी तरफ ऑफ कोर्स पेयर टू पेयर कंपैरिजन नहीं है, बट ICICI लोम्बार्ड पर नजर रखिए। ब्रॉडर इंश्योरेंस स्पेस से है, हालांकि कारोबार पूरी तरह से अलग है। अच्छी तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है, 2.5% ऊपर आपको ये काउंटर इस समय ट्रेड करते हुए दिखेगा। किरण जी, आपसे गुजरात गैस पर भी राय लेनी थी। पिछले हफ्ते भी बात करी थी और 660 का आपने टारगेट दिया था, वो पिछले हफ्ते अचीव हो गया था। फिर फ्राइडे के दिन थोड़ी सुस्ती दिखी, आज वापस तेजी में है और 670 के लेवल्स पर है। अब यहां से क्या चाल रहेगी गुजरात गैस की? दीप, चार्ट पैटर्न अभी भी स्ट्रांग है। छोटे करेक्शंस आते हैं 3-4 दिन के लिए, उसके बाद वापस एक बार मोमेंटम में आ जाता है ये स्टॉक। लॉन्ग पोजीशंस रखनी चाहिए। पोजिशनली मुझे लगता है कि 637 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और पोजिशनली मुझे लगता है कि 700 के ऊपर के लेवल्स कैजुअली देखने को मिलेंगे, और ये 700 के लेवल इस हफ्ते या अगले हफ्ते पहले 1-2 दिन में ही देखने को मिल जाने चाहिए। अंडर करंट इस स्टॉक में काफी स्ट्रांग देखने को मिल रहा है दीप। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई है। आइए, इस बीच बाजार है 15,800 के आसपास दिन के निचले स्तरों पर, और वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है शुरू। चलते हैं सीधे नई दिल्ली, सुनते हैं क्या ऐलान वित्त मंत्री जी आज करने की तैयारी में। I also extend a warm welcome to Honorable Minister of State for Finance and Corporate Affairs, Shri Anurag Thakur ji, and my warm welcome to Secretary Finance, Shri T.V. Somanathan, Secretary Revenue, Shri Tarun Bajaj, Secretary Financial Services, Shri Devashish Panda. Friends, Honorable Finance Minister will make a presentation. The Honorable Minister of State shall simultaneously brief in Hindi. Then the floor will be open for questions. Over to Honorable Minister, ma'am. Over to Honorable Minister, ma'am. Namaskar. Good afternoon. Today, we announce some relief measures. There are about 8 such measures being announced under the category of relief, 4 of which are absolutely new. There is one item which is specific to health infrastructure as the 9th. So, if 8 items were on economic relief, wherein I said 4 are new, the one item on health infrastructure is also new. There are 8 other items which pertain to growth in general, export, and also related to employees. And in that, 6 are totally new. So with that very brief introduction, I go over to the first slide, which is a totally new item, and that pertains to 2 divisions, but both of which total to 1.1 lakh crore guarantee, which is being given for particularly COVID affected sectors. And in that, health sector with a 50,000 crore cover receives attention for scaling up medical infrastructure. Here, the focus is on 8 non-metropolitan, meaning other than 8 metropolitan cities, the health and medical infrastructure in all other areas, all other towns, tier 2, tier 3 will be focused. So we are not looking at the 8 metropolitan, we are looking at all others. Here the guarantee coverage will be for projects which are totally new, up to 75% coverage,
and projects which are only expansion will get 50% coverage. The loan which will be given will be to a maximum amount of 100 crores. This guarantee will last for 3 years, and the interest rate for this health sector is about 7.5. It's capped at 7.95%. And if the focus within this is on aspirational districts, whether it is expansion or for new projects, 75% cover is being provided, and therefore 7.95 being the interest cap, the top cap being given, considering that without this guarantee you would have had to pay 10 to 11% interest. If this is for the health sector, we are also extending this to all other sectors, where 60,000 crores is being dedicated for the cover for that. But here the interest cap is at 8.25%. So all other details will be given out in the due course within a short span of time. But the other sector that we are talking about, like the way in which we did in the ECLGS, as we progress, we will evolve the needs. Depending on the needs which are coming out from the ground, we will keep changing that description and the coverage of the scheme. The next one is an additional 1.5 lakh crore for emergency credit guarantee scheme, which was launched last year after the Atmanirbhar package. Now that was up to 3 lakhs, if you remember, 3 lakh crores. And of that, through the ECLGS, before I go into this, the Hindi version of the, sorry about that. धन्यवाद माननीय वित्त मंत्री जी। जैसा आप सबको विदित है कि कोविड महामारी के चुनौतियां जो देश और दुनिया के सामने आई, पिछले वर्ष भी माननीय वित्त मंत्री जी ने 29 लाख करोड़ से ज़्यादा का आत्मनिर्भर पैकेज देश के सामने दिया था राहत के रूप में। एक बार फिर आर्थिक राहत का ये पैकेज जो है ये लेकर आपके बीच में आए हैं, जिनमें अलग अलग क्षेत्रों को इसमें सम्मिलित किया गया है। पहला एक क्षेत्र ऐसा है जहां पर स्वास्थ्य चिकित्सा की जब बात करते हैं तो उसका बहुत बड़ा महत्व है। इस सेक्टर के लिए कुल मिलाकर देखा जाए तो कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए, सेक्टर्स के लिए 1,01,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी योजना लेकर आए हैं। और हेल्थ सेक्टर जो है विशेष तौर पर इस पर बल दिया गया, 50,000 करोड़ रुपए इसके लिए रखा गया है। और प्रमुखता से उन क्षेत्रों के लिए जहां पर स्वास्थ्य की सुविधाएं उस स्तर पर नहीं पहुंच पाई थी, अनडिजर्व्ड एरियाज जो थे, उनको मद्देनजर, उनको ध्यान में रखकर उस उद्देश्य के साथ कि चिकित्सा के आधारभूत ढांचे के विस्तारीकरण के लिए इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। और इसमें जो गारंटी कवर है वो उन प्रोजेक्ट्स के लिए जिसका विस्तारीकरण हो रहा है उनके लिए भी, जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए भी लेकर आए हैं, जिसमें स्वास्थ्य और चिकित्सा के आधारभूत ढांचे को बल मिलेगा। लेकिन ये 8 महानगरों के अलावा जितने क्षेत्र हैं उसके लिए दिया जाएगा। इसमें गारंटी की कवरेज जो है वो 50% विस्तार वाले प्रोजेक्ट्स के लिए होगी और 75% नए प्रोजेक्ट्स के लिए होगी। जो आकांक्षी जिले हैं हमारे, उनमें भी गारंटी की कवरेज जो है वो 75% रहेगी, चाहे विस्तारीकरण के लिए हो या नए प्रोजेक्ट्स के लिए हो। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में 75% गारंटी कवर रहेगा, नए प्रोजेक्ट्स के लिए भी और विस्तारीकरण वाले प्रोजेक्ट्स के लिए भी। जबकि 8 महानगर के अलावा जो बाकी रह गए हैं उनमें विस्तार के लिए 50% और नए प्रोजेक्ट्स के लिए 75% गारंटी कवर रहेगा। मैक्सिमम ऋण इसमें 100 करोड़ तक का मिल पाएगा और गारंटी की अवधि 3 वर्ष तक की रहेगी। इंटरेस्ट रेट जो है इसको सीमा इसकी लगाई गई है 7.95%, जो मार्केट से बहुत कम भी है। और इसके अलावा इसकी गारंटी जो है वो नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी देगी। जो बाकी के सेक्टर्स हैं हेल्थ सेक्टर के अलावा उनके लिए 60,000 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया गया है और उसमें इंटरेस्ट कैप जो है वो 8.25% सालाना रहेगी।
इसकी जो डिटेल्स हैं आपको बाद में बता दी जाएंगी। और जो बगैर गारंटी के जो नॉर्मल इंटरेस्ट है वो लगभग 10 से 11% रहेगा। We now move to the additional 1.5 lakh crore for emergency credit guarantee scheme. You know, it was announced during the Atmanirbhar package announcements in May 2020. At that time, we had said it will be up to 3 lakh crores, of which 2.69 lakh crores have already been dispersed through the ECGLS 1, 2, and 3, in which, you know, first we covered the MSMEs, then we also included some other sectors. And the third one also brought in hospitality and others. And as a result of which, 2.69 crores have already been utilized. The rest will also be available for people to utilize it. Now we are enlarging the scope of the ECGLS itself, where it was up to 3 lakh crore. Now we are bringing in another 1.5 lakh crore under the emergency credit line guarantee scheme. Now here, sector-wise details will be given sooner based on the evolving needs, and the overall cap for admissible guarantee has been raised to 4.5 lakh crores. पिछली बार भी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जिसमें कुल मिलाकर 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, ECLGS 1.0, 2.0, 3.0 के अंतर्गत बहुत सफल रही और कुल मिलाकर 2,69,000 करोड़ रुपया इसके माध्यम से व्यापारियों को, कारोबारियों को दिया गया। और ये 20% अतिरिक्त कार्यशील पूंजी थी पहले और दूसरे चरण के लिए, और तीसरे में तो 40% तक इसको किया गया था। और इसमें लगभग 12 प्राइवेट सेक्टर बैंक, 12 पब्लिक सेक्टर बैंक, 25 प्राइवेट सेक्टर बैंक और बाकी जो गैर वित्तीय कंपनीज हैं, NBFCs हैं, उनके माध्यम से इस पैसे को दिया गया। अब इसकी लिमिट जो है वो स्वीकार्य गारंटी की, उस पर भी जो अमाउंट प्रपोज्ड है, जो स्वीकृत है, उस पर उसको वृद्धि करने की बात कही गई है ताकि और लोगों को इसका लाभ मिल सके। जो 20% उनकी आउटस्टैंडिंग लोन लिमिट है उस पर इसको प्रत्येक ऋण पर बकाया जो है उसके हिसाब से किया जाएगा। और सेक्टर वाइज जैसे इसकी आगे आगे मांग भी बढ़ेगी उसको ध्यान में रखकर बाकी निर्णय किए जाएंगे उभरती हुई जरूरतों को देखकर। जो हमारे कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, ज्ञान क्षेत्र से संपर्क रखने वाले हैं, चाहे वो टूरिज्म, ट्रैवल, टूर ऑपरेटर्स, ये बाकी सब उसमें आते हैं, उसको इसमें ऑलरेडी कवर किया गया है। 4,000 करोड़ तक के उसको इसमें लाभ दिए गए हैं, उसको आगे भी इसको ऐसे ही जारी रखा जाएगा। ओवरऑल इसकी जो कैप है या सीमा है एडमिसिबल गारंटी, जो स्वीकार्य गारंटी की है, वो अब 3 लाख करोड़ से बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ कर दी है। 3 लाख करोड़ में यानी कि 50% की और वृद्धि करके 4.5 लाख करोड़ रुपया इसको किया गया है, जिससे बहुत ज्यादा लाभ कारोबार और व्यवसाय करने वालों को मिलेगा इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के माध्यम से। The next one is a totally new scheme. This is a credit guarantee scheme to facilitate loans through the MFIs, microfinance institutions. We aim to reach out to 25 lakh persons who are absolutely smallest borrowers from the MFI, and this would be a maximum loan of 1.25 lakhs to an individual, and the rate will be at least 2% below the maximum rate which is prescribed by the RBI. So the focus of this will be on new lending and not on repayment of old loans. Clearly, all kinds of stressed accounts can also benefit from it, and that is why we have mentioned that all defaulters also, so long as they are 89 days or less, meaning if the default is only within the 89 days, even they get covered, which means only the NPAs will not be covered, stressed will also be covered. Now, this entire scheme will be till 31st March 2020 or till such a time the 7,500 crores of guarantee which is getting issued is exhausted. Either this or that, whichever is the earliest. The guarantee which is being given is up to 75% of the default amount, and this
duration is for 3 years. The loan duration is for 3 years. So we hope to cover 25 lakh, the smallest of small MFI clients, which means MFIs are normally widely spread in the hinterland, which is really the smallest, towns, very small towns, and therefore we want to reach out to them, and that is best done through the MFI, and that is why we've taken this route. So there will be a joint lending group kind of a framework wherein the NBFC, which has a link with them, the MFI, will all be in the loop. But that is how we expect to reach the smallest of small borrowers. They could borrow it for any one of the purposes for which they would like to take money from the MFI. क्रेडिट गारंटी स्कीम ये बिल्कुल नई योजना आपके बीच में लेकर आए हैं, जिसमें इसमें क्रेडिट गारंटी स्कीम के माध्यम से 25 लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा और ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से इसको दिया जाएगा। 1.25 लाख रुपए तक का ऋण इसमें मिल सकता है और लगभग 25 लाख जो छोटे कर्जदाता हैं, उधारकर्ता हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। और इसकी जो कैपिंग की गई है ऋण की, वो लोन फ्रॉम बैंक्स, उसको कैप किया गया MCLR प्लस 2%, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। RBI की गाइडलाइंस जो निर्धारित हैं उसके अनुसार ही इंटरेस्ट रेट 2% कम होगा, मैक्सिमम प्रिस्क्राइब रेट से कम होगा, निर्धारित रेट से 2% कम होगा। तो इससे भी उधारकर्ताओं को लाभ मिलेगा और इसकी जो समय अवधि है वो 3 वर्ष की होगी। मैक्सिमम लोन जो टेन्योर है इसका समय सीमा मैक्सिमम 3 वर्ष की होगी और 80% सहायता जो है वो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को वृद्धिशील उधार देने के लिए करनी पड़ेगी, इंक्रीमेंटल लेंडिंग के लिए करनी पड़ेगी, ये उसमें कहा गया है। और ये जो कर उधारकर्ताओं को दिया जाएगा ये बिल्कुल RBI गाइडलाइंस के अनुसार होगा। जैसे लेंडर्स के लिए जो गाइडलाइंस है, बोरोवर्स के लिए जो गाइडलाइन है JLG के अंतर्गत भी, और सीलिंग भी जो हाउस होल्ड पर है उसको भी इनकम, डेट और ये सारी बातें ध्यान में रखकर किया जाएगा। पात्र कौन हो सकते हैं ये एक बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पर है। योग्य लोग कौन होंगे, पात्र कौन होंगे? अगर कोई डिफॉल्टर भी जिसका 89 डेज तक जिन्होंने अभी अपनी ब्याज की किस्त वापस नहीं की, डिफॉल्ट किया होगा, ऐसे उधारकर्ताओं को भी उसमें पात्र माना जा सकता है, उनको भी इसका लाभ मिलेगा। गारंटी इसमें 75% तक दी जाएगी और 3 वर्ष का उसके समय अवधि रहेगी। नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट के माध्यम से होगी और इसमें कोई गारंटी फी चार्ज नहीं की जाएगी। इसमें लगभग 7,500 करोड़ रुपया का प्रावधान होगा और 31 मार्च 2021 तक इसकी अवधि है, या 7500 करोड़ पहले इस्तेमाल हो जाए तब, या 31 मार्च 2022 तक इसका लाभ आप उठा सकते हैं। We move over to the 4th of the 8 relief packages that I mentioned. This pertains, and this is a totally new thing. We are trying to help revive tourism. We are extending financial support to more than 11,000 registered tourist guides, travel and tourism stakeholders. So this is a totally new one, as I said earlier. This scheme will cover about 10,700 regional level tourist guides who are recognized by Ministry of Tourism and tourist guides who are recognized by state governments. Travel and tourism stakeholders, which is literally the terminology used to talk about travel agents, I suppose, who are recognized by Ministry of Tourism, will also be covered here. What do they get? They get 100% guaranteed credit of 10 lakhs for the TTSs who are agents or travel agencies, and 1 lakh for tourist guides who are licensed either by the regional or the state level authorities. Now, what is this credit being given to? It's really a retail kind of a loan
wherein they can take this credit for whatever purpose they would want to use it for, whether it is for buying a vehicle, whether it is for any other expenditure that they may want to have to incur. So there are no processing charges. The waiver, a complete waiver will be given for any foreclosures or prepayment, and this would be administered by the Tourism Ministry. And the fund for this, just to draw your attention, is also included in that first announcement that we made, that other sectors which get 60,000 crore guarantee, this will also be one of that. ये है कुछ अहम अनाउंसमेंट्स वित्त मंत्री की तरफ से। 8 बड़े अनाउंसमेंट्स होने वाले हैं, जिसमें से 5 अनाउंसमेंट्स कर दिए हैं वित्त मंत्री ने। क्रेडिट गारंटी स्कीम, जी बिजनेस की खबर पर मुहर लगी है। ELCGS स्कीम पर आपने एक्सटेंशन देखा है, 3 लाख करोड़ से बढ़ाकर अब इसे 4.5 लाख करोड़ कर दिया गया है। साथ ही हेल्थ केयर और कोविड से अफेक्टेड सेक्टर्स के लिए भी 1.1 लाख करोड़ की स्कीम आई है, जिसमें 50,000 करोड़ की फंडिंग सिर्फ और सिर्फ हेल्थ केयर से जुड़े इंफ्रा बनाने पर लगी जाएगी। क्रेडिट गारंटी स्कीम है 25 लाख इंडिविजुअल्स MSMEs के लिए, जहां पर MFIs माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के जरिए पैसा दिया जाएगा। और इसके साथ ही अब टूरिज्म सेक्टर के लिए भी कुछ स्कीम्स वित्त मंत्री अनाउंस कर रही थी, वहां पर भी करेंगे फोकस। पर जल्दी से एक बार क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं, बस 1 ही मिनट बाकी है बाजार बंद होने के लिए, और इवेंटफुल डे रहा है इस हफ्ते का पहला दिन। ओपनिंग सेशन में हमने नए रिकॉर्ड्स आते हुए देखे और वहां से करीब 100 अंक फिसल कर 15,800 के ऊपर, मोर इंपॉर्टेंटली, आप निफ्टी को क्लोज होते हुए देख रहे हैं। तो जो अनिल जी ने कहा था 775-800 पर अच्छा सपोर्ट है निफ्टी का, वो सपोर्ट लेते हुए निफ्टी क्लोज आउट होने की तरफ बढ़ रहा है। निचले स्तर से रिकवर होकर एकदम सपाट क्लोजिंग की तरफ बैंक निफ्टी भी जाते हुए दिख रहा है, उन्हीं लेवल्स के आसपास जहां पर अनिल जी ने कहा था कि एक रेंज है बाजार की। डिवीज लैब, टाटा स्टील, डॉक्टर रेड्डीज, हिंडाल्को, ये हैं आपके टॉप गेनर्स जहां तक निफ्टी का सवाल है। साथ ही अच्छा सपोर्ट मिला ONGC, टाटा कंज्यूमर, टाटा मोटर्स, सन फार्मा, सिप्ला और JSW स्टील की तरफ से। एडवांस डिक्लाइन देखेंगे तो ज्यादा स्टॉक्स गिरे हैं, कम स्टॉक्स बढ़े हैं, इसलिए आप 40 स्टॉक्स की तेजी देख रहे हैं, पर कोई ऐसी बड़ी गिरावट नहीं आई है। सिर्फ एक TCS है जो 1.25% कमजोर आपको दिखाया, और रिलायंस इंडस्ट्रीज जहां पर 0.1% की गिरावट है अगर आप हैवी वेट से देखें। उसके अलावा HDFC लाइफ आज जरूर सुस्त था, टाइटन पर आपने 1.5% की कमजोरी देखी है। कोल इंडिया, श्री सीमेंट, HCL टेक और बजाज फिनसर्व, यहां पर भी आपने कमजोरी देखी है। फायदा कारोबार में देखें तो आपने बड़ा मूव देखा है नैल्को, नतीजों से अनाउंसमेंट्स आ रहे थे, उसके बाद बंधन बैंक, CSB बैंक, उज्जीवन और इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, यहां पर भी तेजी आती हुई दिखी है। बट फाइनल क्लोजिंग थोड़ी देर इंतजार करते हैं। प्रोविजनल बेसिस पर 15,824 पर निफ्टी और 35,400 के करीब आपको निफ्टी बैंक की क्लोजिंग आती हुई दिख रही है। आइए वापस चलते हैं और सुन लेते हैं वित्त मंत्री क्या कह रही हैं। उससे भी इनको छूट दी गई है, और जो अतिरिक्त कोलेट्रल इनको देनी पड़ती है उसकी भी आवश्यकता इस पर नहीं होगी। तो इस तरह से बड़ी मदद उसके टूरिज्म क्षेत्र के लिए यहां से भी होने वाली है। The next one also pertains to tourism sector. For the visas which are, once we start visa issuance again, the first 5 lakh tourist visas will be issued totally free of charge. This will benefit for any tourist only once. The scheme will be applicable till 31st March 2022 or till the first 5 lakh of visas get covered. In other words, till 31st March 2022 or till the first 5 lakh tourist visas are issued, everyone gets free tourist visa. Beyond that, of course, the usual regular charges will apply. So this, I think, will have a great incentivizing impact on those short-term tourists who come in for just with a month, 1 month visa. विदेशी पर्यटकों के लिए जैसे ही वीजा की अनुमति मिलनी शुरू होगी, पर्यटन क्षेत्र को लाभ मिले, उसमें पहले 5 लाख जो टूरिस्ट हिंदुस्तान आएंगे, या वो छुट्टी मनाने आ सकते हैं, व्यवसाय करने आ सकते हैं, जिस दृष्टि से भी उनको आना होगा, पहले 5 लाख टूरिस्ट जो हिंदुस्तान के अंदर आएंगे उनको वीजा शुल्क नहीं देना पड़ेगा। 2019 में लगभग 1 करोड़ 93 लाख विदेशी पर्यटक भारत आए, जिन्होंने कुल मिलाकर
2,23,390 करोड़ खर्च किया। ये चाहे अवकाश पर आए हों, व्यवसाय करने आए हों। औसतन जो टूरिस्ट आता है, विदेशी पर्यटक यहाँ पर आता है, वो 21 दिन औसतन भारत में रुकता है। प्रतिदिन औसतन वो लगभग 2400 रुपये खर्च करता है। इसके अलावा ये जो वीज़ा की अवधि है, जैसे इसको हम वापस शुरू करेंगे, वीज़ा जारी करना शुरू करेंगे, या तो पहले 5 लाख टूरिस्ट को इसको वीज़ा शुल्क माफ़ किया जाएगा और इसका वो लाभ उठा सकते हैं। लेकिन एक टूरिस्ट जो है, एक पर्यटक जो है, उसको एक बार ही इसका लाभ मिलेगा, बार बार नहीं। उसको कैप किया गया उस तरह से। और ये स्कीम 31 मार्च 2022 तक रहेगी, या पहले 5 लाख जब वीज़ा मिल जाएंगे उसके बाद इसको बंद कर दिया जाएगा, या 31 मार्च 2022 तक इसको जारी रखा जाएगा। इसका कुल वित्तीय जो प्रभाव होगा वो लगभग 100 करोड़। The next item relates to extension of the Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana. You'd remember that in October last year, we had announced that to incentivize employers for creation of jobs or to restore the lost employment, which is registered under the EPFO, we had extended a scheme wherein we estimated about 58.50 lakh of beneficiaries would be taken in and they would get this benefit. And who are the beneficiaries? Those who draw a salary much lesser than 15,000 or lesser per month. Both in that case for such employers and employees wherein the establishment had less than 1,000 employees, the total of 24% of wages will be paid by the government, meaning the employer's share and the employee's share. Whereas if the unit had more than 1,000 employees, again for all those who had 15,000 rupees per month salary, 12% of the wages, which is the employee's contribution alone, will be paid by the government. Now, as it is, since October till today, not today so much, 18th of June, about 21.42 lakh beneficiaries have benefited, and they are spread around 79,577 establishments. So this scheme now, which was valid till 30th June 2021, which is in another few days it was to get over, we are extending the scheme till 31st March 2022. आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, जिसको पिछले वर्ष 1 अक्टूबर 2020 को लॉन्च किया गया था, ये एक प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना लाए थे कि एक तो नए रोजगार का सृजन हो और जिनका रोजगार चला गया उनको वापस रोजगार देने के लिए उनको अवसर मिले। इसका कुल मिलाकर जो आउटले रखा गया था वो 22,810 करोड़ था। 58.50 लाख इसके कुल बेनिफिशरीज थे जिनको इसका लाभ मिला, और इसकी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो थी वो 30 जून 2021 था। इसमें जो सब्सिडी उपलब्ध करवाई गई 2 साल के लिए नए एम्प्लॉयज़ की, काम करने वालों के लिए, मंथली वेज जिनका 1 महीने की तनख्वाह 15,000 से कम हो उसको इसके लिए लिया गया था। अगर आप कुल मिलाकर देखेंगे तो उस पर नौकरी देने वाले का और नौकरी करने वाले का जो शेयर होता है उसका हिस्सा होता है 24% होता है। और इसमें तय किया गया था कि जिस कंपनी के 1,000 तक के एम्प्लॉयज़ हैं उनका नौकरी देने वाले का और नौकरी करने वाले का दोनों का 24% शेयर जो है वो हम करेंगे। और इसके अलावा जो 1,000 से ज़्यादा के जहाँ पर एम्प्लॉयज़ हैं, जहाँ पर काम करने वाले 1,000 से ज़्यादा हैं, वहाँ पर नौकरी करने वाले का 12% शेयर जो है उसको हमारे द्वारा वहन किया जाएगा। इसमें कुल मिलाकर 902 करोड़ रुपये अब तक दिए जा चुके हैं। 21.42 लाख लोगों को इसका लाभ मिला है और 79,577 ऐसी संस्थाएं हैं जिनको इसका लाभ 18/6/2021 तक मिला। अब इस योजना को आगे एक्सटेंड किया गया है, आगे इसको बढ़ाया गया है। 30 जून 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 तक इसकी समय अवधि की गई है।
The seventh of the 8 announcements on the relief, economic relief, pertains to something which was announced probably just a couple of days ago, that an additional amount of 14,775 crores is being provided for nutrient-based subsidy for the farmers. In fact, some of you all in the media have covered that the record procurement of wheat has happened this Rabi marketing season. 432.48 lakh metric tons have been procured, which is compared to the previous Rabi marketing season, it was only 389.92 lakhs. This increase has happened even despite the pandemic. 85,413 crores have been directly paid into the farmers' accounts. 85,413 crores, and this is for the Rabi marketing season only. Now, the existing NBS subsidy is up to about 27,500 crores. We have now increased it to 42,275 crores, which means an addition of 14,775 crores have been provided. The breakup of that is available. We will share it with you. But the additional amount is 14,775 crores. I'm not announcing it for the first time today, but the money which is being released now, and that is 14,775 crores. कृषि के क्षेत्र में रबी विपणन सीजन 2020-21 में जहां 399.92 लाख मीट्रिक टन खरीद हुई थी, उसके मुकाबले 2021-22 में रिकॉर्ड रबी विपणन की खरीद हुई। सीजन अगर देखा जाए, रबी विपणन सीजन को देखा जाए तो उसमें 432.48 लाख मीट्रिक टन गेहूं की रिकॉर्ड खरीद हुई है। यह अपने आप में दिखाता है कि 2020-21 में 389.92 लाख 399.92 लाख खरीद हुई थी, 399.92 लाख मीट्रिक टन खरीद हुई थी 2020-21 में। तो 21-22 में गेहूं की रिकॉर्ड खरीद 432.48 लाख मीट्रिक टन हुई है। किसानों को इसके लिए 85,413 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। इसके अलावा न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी जो है उसको भी वित्त वर्ष 2020-21 में जहां पर 27,500 करोड़ का भुगतान किया गया था, इस वित्तीय वर्ष 2021-22 में उसको बढ़ाकर 42,275 करोड़ रुपया किया गया है। पिछले वित्तीय वर्ष 27,500 करोड़ से बढ़ाकर 42,275 करोड़ रुपया किया गया है। अतिरिक्त राशि 14,775 करोड़ रुपये इसमें प्रावधान किया गया है, जिसमें से 9,125 करोड़ एडिशनल सब्सिडी जो है वो डीएपी के लिए है और 5,650 करोड़ रुपये की एडिशनल अतिरिक्त सब्सिडी जो है वो एनपीके बेस्ड कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर के लिए है। The next one is just recalling something which the Prime Minister announced immediately after the lockdown was made last year, providing the poor with the food grains, Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana. Last year, the scheme was providing grains and some pulses between March to November. Just for the records, because the poor of India should not go without a meal even one day during this pandemic, was the objective with which the Prime Minister immediately announced this program. And therefore, just for the records, last year this scheme was for 1,33,972 crores. Again this year, because of the second wave and because of the intensity with which the wave hit us, the Prime Minister thought that this year too, this scheme will have to be extended. And again, therefore, in May
this scheme was relaunched. Even then it was clearly made as an announcement saying free food will be provided, food grains will be provided till November. This year, the estimated financial implication of the 5 kg food grains which are being, in addition to their PDS entitlements, being given this year, of 5 kgs of food grains, will have a financial implication of 93,869 crores. Again, just for the records, the total financial implication of last year and this year is 2,27,841 crores. पिछले वर्ष आपदा के समय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की थी कि इस महामारी और आपदा के समय कोई व्यक्ति भूख के कारण किसी की मृत्यु ना हो, अन्न की कमी ना हो। पिछले वर्ष भी 80 करोड़ लोगों को 8 महीने तक 5 किलो गेहूं चावल 1 किलो चना देने का काम किया। तो वहीं पर इस बार भी दूसरी लहर के बाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह निर्णय किया कि मई महीने से लेकर दिवाली तक यानी कि नवंबर महीने तक इस साल देश के गरीबों को अन्न की यह योजना जारी रहेगी। और इसके माध्यम से जहां पिछले वर्ष 1,33,972 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च आया था, इस बार भी इसमें गरीब लोगों को ये सुनिश्चित करने के लिए कि उनको अन्न की कमी ना हो, इस योजना को पुनः इसकी शुरुआत की गई है, जिससे ये सुनिश्चित किया जाएगा कि उनको अन्न देश के कोने कोने तक मिल सके। इसमें जो वित्तीय प्रभाव इस वर्ष का होगा वो लगभग 93,869 करोड़ होगा और कुल मिलाकर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का कुल खर्चा जो गरीबों को मुफ्त में अनाज देने का है वो 2,27,841 करोड़ रुपया होगा। We now move to the announcement on health with a special focus and emphasis on children and pediatric care, pediatric beds being provided. We are now providing 23,220 crores more, only focusing, sharply focusing on, among other things, but primarily focusing on children and pediatric care. This 23,220 crores will be spent in this financial year itself. It will also focus on funding of HR augmentation so that medical students, interns, nurses can also be, brought into helping in such emergencies. ICU beds will be made available. Oxygen supply at the central, district and sub-district levels will be ensured. And also making sure that equipments and medicines, teleconsultations and ambulance services, all of that will be taken care of with a primary focus on children. So pediatric care is the emphasis here. Just to recall, last year 15,000 crore emergency health systems project was brought in, which ended as of March 2021. Through that 15,000 crores, there was a 25-fold increase in COVID dedicated hospitals. We also set up 7,929 COVID health centers, 9,954 COVID care centers, and an increase in oxygen supported beds by 7.5 times also was facilitated with the 15,000 crores. And there was an increase in isolation beds also by 42 times. There was increase again in ICU beds by 45-fold. So that we thought the 15,000 crores which was used till March 2021, aiming at providing additional infrastructure and facilitating COVID care, had good response. And now 23,220 is being provided
with a primary focus on children, but others also will benefit from it. जन स्वास्थ्य के लिए आपदा के समय 23,220 करोड़ रुपए का और प्रावधान किया गया है, जिससे कि स्वास्थ्य सुविधाओं को और आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ किया जाए। कोविड-19 के समय पिछले वर्ष भी जब 15,000 करोड़ रुपया इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज के लिए दिया गया था, तो उससे बहुत लाभ मिला है। 25 गुना वृद्धि हमारी कोविड समर्पित अस्पतालों में हुई। 7,929 कोविड हेल्थ केयर सेंटर बने। 9,954 कोविड केयर सेंटर्स बनाए गए। 7.5 गुना वृद्धि ऑक्सीजन युक्त बेड्स की इसके माध्यम से हुई। 42 गुना वृद्धि आइसोलेशन बेड्स की इसके माध्यम से हुई और 45 गुना वृद्धि आईसीयू बेड्स की हुई, जो 15,000 करोड़ रुपया इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज प्रोजेक्ट के लिए 2020-21 में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में दिया गया था। आने वाले समय के लिए विशेष तौर पर स्वास्थ्य योजनाओं को तैयार किया जाए और आपातकालीन स्थिति के लिए उस तैयारी को ज़्यादा करना, विशेष तौर पर बच्चों के लिए, और बाल चिकित्सा देखभाल, बाल चिकित्सा विस्तार पर इसको रोड मैप उसको बनाकर ध्यान दिया गया है। इसके लिए छोटी अवधि के लिए, लघु अवधि के लिए, मानव संसाधन की वृद्धि के लिए, पूर्ति के लिए इसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें हमारे मेडिकल के छात्र हों, हमारी नर्सेस हों, इनको भी इसमें इनका योगदान किया जा सकता है। ये हैं कुछ बड़े अनाउंसमेंट जो वित्त मंत्री की तरफ से आ रहे हैं एक्स्ट्रा स्टिमुलस प्रोवाइड करने के लिए। सबसे पहले तो जी बिजनेस की खबर पर मुहर लगी है, क्योंकि ECLGS जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम थी, उसको 3 लाख करोड़ से बढ़ाकर अब 4.5 लाख करोड़ कर दिया गया है। इसकी खबर हमने आपको पहले ही दे दी थी। इसके साथ ही कोविड से अफेक्टेड सेक्टर्स के लिए 1.1 लाख करोड़ की आवंटन की घोषणा की गई है। इमरजेंसी फंडिंग दी जाएगी, जिसमें से 50,000 करोड़ की फंडिंग सिर्फ हेल्थ केयर सेक्टर के लिए रहेगी और ये 7.95% के इंटरेस्ट रेट पर होगी 3 साल के लिए। इसके साथ ही आप देख रहे हैं क्रेडिट गारंटी स्कीम दी गई है 25 लाख इंडिविजुअल्स या फिर SMEs को, जो कि MFIs माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की तरफ से होंगी। लगभग 1.25 लाख का लोन दिया जाएगा, जो कि इसका रेट मौजूदा मार्केट रेट से 2% कम रहेगा। टूरिज्म और टूरिज्म सेक्टर के लिए भी काफी सारी घोषणाएं की गई हैं। सबसे पहले तो टूरिस्ट गाइड्स और ट्रैवल एजेंसीज के लिए फाइनेंशियल एड की घोषणा की गई है, अप टू 10 लाख रुपीस ट्रैवल एजेंसीज के लिए और 1 लाख रुपीस रजिस्टर्ड टूरिस्ट गाइड्स के लिए दी जाएंगे। पहले 5 लाख टूरिस्ट वीजास को भी मुफ्त में दिया जाएगा, ताकि एनकरेज किया जाए जब भी वीजा फैसिलिटी खोली जाए कि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट भारत आ सके। 14,775 करोड़ रुपए की न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम है, यह आवंटन का ऐलान कर दिया गया है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है, यानी कि आने वाले 6 महीनों के लिए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसमें गरीब लोगों को 5 किलो मुफ्त राशन हर महीने दिया जाता है, इस स्कीम को भी एक्सटेंड कर दिया गया है। लगभग 94,000 करोड़ रुपए का खर्चा सरकार को होगा और चिल्ड्रन एंड पीडियाट्रिक केयर के लिए भी लगभग 23,200 करोड़ रुपए के आवंटन की योजना की गई है। EPFO स्कीम को भी 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है। तो ढेर सारे अनाउंसमेंट्स आए हैं सरकार की तरफ से, कुछ नए ऐलान, कुछ एग्जिस्टिंग स्कीम्स को एक्सटेंड करा है, फंडिंग को बढ़ा दिया गया है और इससे आशा है कि अफेक्टेड सेक्टर्स, MSMEs, टूरिज्म, ट्रैवल सेक्टर, गरीब लोगों को सबसे ज्यादा फायदा हो सके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऐलान सरकार की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं। कुछ ऑलरेडी मार्केट आवर्स में आ गए, कुछ मार्केट आवर्स के बाद आए, तो इसका रिएक्शन कल भी आप बाजार पर आते हुए देखेंगे। फिलहाल हमारी तरफ से फाइनल ट्रेड में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।